जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके जनाब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आवाज़ आ रही है मेरी बिल्कुल सही? वीडियो भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है, राइट? ये तीन चीज़ें कंफर्म कर दीजिए मुझे प्लीज़। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सबसे पहले तो जनाब थैंक यू वेरी मच कि सबने कोऑपरेट किया और सैटरडे को और टाइम के ऊपर सबने जो है पार्टिसिपेट किया, क्लास ज्वाइन की है। और इंशाल्लाह हमारा जो स्केड्यूल है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास आज के बाद जो होगी, आज 11 to 1 AM इंशाल्लाह। और हमारी अब मंडे को जो मुलाकात होगी वो इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में हो रही है, नॉर्मल टाइम पे 5:45 to 7:15 PM। ठीक है, ओके। सो टेस्ट दिया जनाब के प्रबंध का? कैसा रहा टेस्ट? क्या फीडबैक है? आसान था, मुश्किल था, मज़े का था? अच्छा, लेक्चर के बाद चलें जरूर दीजिएगा। ठीक था, मजे का था। हाँ, एक्चुअली मैं ये कह रहा कि नहीं, ये कुछ चीजें आपकी टेस्ट भी हमने की हैं, सिर्फ ये जो पढ़ाया जो बताया सिर्फ उतना नहीं, बल्कि आपको उसके अंदर स्ट्रेच किया आपकी अंडरस्टैंडिंग को कि आप कैसे उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो प्लीज जिन्होंने नहीं दिया टेस्ट वो जरूर दे दें, अभी क्लास के फौरन बाद दीजिएगा टेस्ट। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा जी, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारा हमने बना लिया क्विकली। 5 फंडामेंटल जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। कॉन्फिडेंशियलिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। और फिर हमने कहा कि ये जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इनको प्रूव करने के लिए हमें इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपेयरेंस। फिर इंडिपेंडेंस को प्रूव करने के लिए हमारी, यानी अब हम ऑडिटर की बात करें, एक ऑडिटर, ऑडिट फर्म, ऑडिट स्टाफ की बात कर रहे हैं अदर देन पार्टनर समझ में। तो हमारी इंडिपेंडेंस को हमेशा 5 थ्रेड्स होती हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। ठीक है, ये हमारी जो है वो थ्रेड्स होती हैं, और इन थ्रेड्स को कोप करने के लिए हमारे पास कुछ सेफगार्ड्स हैं। तो अब हमने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखना है कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ और मैं बताता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन को टैकल करना है तो हमारा क्या तरीकाकार होगा। जिस तरह हमने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक 3 स्टेप अप्रोच बनाई थी, DEF, इसी तरह हमने आज एक अप्रोच बनानी है हाउ टू हैंडल एथिक्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होगी, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है लिखा हुआ: आइडेंटिफाई द थ्रेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एंड सजेस्ट एनी सेफगार्ड। तो जिस क्वेश्चन में भी, और फिर हम पास पेपर में देखेंगे, जिस क्वेश्चन में थ्रेट्स का वर्ड आ जाए, आइडेंटिफाई थ्रेट, एक्सप्लेन थ्रेट एंड सेफगार्ड, या लिखा हो कोड ऑफ एथिक्स का वर्ड आ जाए, थ्रेट्स का वर्ड आ जाए, कोड ऑफ एथिक्स, सेफगार्ड, वर्डिंग अब जो मर्जी हो, उसके लिए भी 3 स्टेप अप्रोच, इसी तरह सिनेरियोज होंगे हमारे पास। हमने इन सिनेरियोज को सारा टैकल करना है, एक अप्रोच बनानी है, और उस अप्रोच के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करने की तरफ जाना है। तो आइए सबसे पहले हम वो अप्रोच बनाते हैं जिस तरह हमने डिस्क्वालिफिकेशन की एक अप्रोच बनाई थी, इसी तरह अब हम बनाते हैं कि हाउ टू हैंडल एथिक्स क्वेश्चन जो है। तो कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन को हमने कैसे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, अप्लाई करेंगे। साथ साथ हम लिख के समझेंगे भी सारे सिनेरियोज को, सिचुएशंस को, और फिर लिखने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू हैंडल कोड ऑफ एथिक्स 2019 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अगेन डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के अंदर हमारे पास 3 स्टेप अप्रोच थी: DEF, डिसीजन, एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन इफ एनी। इसके लिए भी 3 स्टेप अप्रोच है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि हम ऑनवर्ड भी ऑडिट में जितने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट का भी एक डिफरेंट, हर जगह मैंने 3 स्टेप अप्रोच रखी है। तो हमने 3 स्टेप्स के अंदर हर सिनेरियो बेस्ड कोई भी सिनेरियो हो उसको सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ पे इसका अब हमने मॉर्निंग वहाँ DEF अप्रोच थी, यहाँ TES अप्रोच, TES, कोड ऑफ एथिक्स में TES। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं टी से क्या बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई थ्रेट, वी नीड टू आइडेंटिफाई द थ्रेट। तो यहीं पे रुक के
मुझे बताएं आइडेंटिफाई द थ्रेट। फर्स्ट लाइन में हमने ये लिखना है कि इस सिचुएशन में ये वाली थ्रेट है। तो फॉर मुझे बताएं कि ये देख के थ्रेट से क्या मुराद है, हमने क्या लिखना होगा कि जी ये थ्रेट है, क्या लिखना चाहेंगे हम इसको? हाँ, ये जो सलीम साफी है ये हमने लिखना है उसके अंदर। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। तो इसमें ये 5 थ्रेट्स की हम बात करेंगे। एक ना एक थ्रेट लिखनी होगी कि दिस सिचुएशन जो है क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट या सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइजेज इन दिस सिचुएशन। तो फर्स्ट लाइन में हमने थ्रेट आइडेंटिफाई करनी है, और ये वो इन 5 में से एक हो, या ये या ये या ये। ठीक है, तो इन 5 में से हमने कोई ना कोई इसके अंदर थ्रेट मेंशन करनी होगी। हाँ जी, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, सलीम साफी में से कोई एक एलिमेंट लिखना होगा। इसके बाद थ्रेट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे दूसरा पॉइंट हमने लिखना है ई से, एक्सप्लेन द थ्रेट। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेट कि अब आप थ्रेट को एक्सप्लेन करें, आप क्यों समझते हैं, क्यों कह रहे हैं कि ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, क्यों कह रहे हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, हम क्यों कह रहे हैं कि फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन है। हाँ, जब हम थ्रेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें 2 लेवल्स की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। कोई एक भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, तो वो अगेन डिपेंड करेगा। एक तो आप इसका जवाब देंगे कि क्यों ये थ्रेट है, क्यों ये थ्रेट है, और दूसरा इस थ्रेट की सिग्निफिकेंस क्या है। यानी हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये थ्रेट ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, या लेस सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ऑडिट मैनेजर के शेयर्स हैं और एक तरफ ऑडिट जूनियर है, बिल्कुल अभी उसको आए 2 दिन में हमने क्लाइंट पे भेज दिया और पता चला उसके भी शेयर हैं क्लाइंट में, किस सिचुएशन में थ्रेट ज्यादा सिग्निफिकेंट है? ऑडिट मैनेजर के शेयर्स होना ज्यादा सिग्निफिकेंट है थ्रेट, या ऑडिट जूनियर के शेयर्स होना ज्यादा सिग्निफिकेंट थ्रेट है? मैनेजर या जूनियर? मैनेजर। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, वो चीजों को ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। जूनियर बेचारा क्या करेगा, क्योंकि उसका काम तो सीनियर ने रिव्यू करना है, उसने कोई गलती की होगी, जानबूझ के की होगी अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो फौरन पकड़ी जाएगी, तो फौरन 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 उसकी चीज पकड़ी जाएगी। तो जितना हाई लेवल का बंदा होगा, थ्रेट की सिग्निफिकेंस को हम ना ऑडिट फर्म में जो पोजीशन है उस हवाले से भी देखते हैं। द हायर द पोजीशन, मोर सिग्निफिकेंट थ्रेट वुड बी। दूसरी बात के उस जो थ्रेट है उसका अमाउंट या मैग्नीट्यूड भी बहुत डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, कोई गिफ्ट लिया है, 100 रुपए का गिफ्ट है, और जनाब 1 लाख रुपए का गिफ्ट है, ऑब्वियसली जो 1 लाख रुपए है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, 100 रुपए वाला शायद इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो थ्रेट एक्सप्लेन करते हुए ये बताना कि ये क्यों थ्रेट है, और आप कहीं कहीं मौका मिले तो उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि ये ज्यादा थ्रेट है या कम थ्रेट है। अच्छा, याद करें जब हम कंपनी चेक कर रहे थे वो हम ये नहीं कहते थे कि 1 शेयर है, 2 शेयर है, हमने कभी ऐसी बात नहीं की थी कि ये थ्रेट ज्यादा सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो लॉ है। लॉ में अगर ब्रीच हो रही है तो हर चीज सिग्निफिकेंट है, तो वहां हम ये डिटर्मिन नहीं करते हैं कि ये थ्रेट ज्यादा है या कम है। मतलब वो जो भी प्रॉब्लम है तो सीधी डिस्क्वालिफिकेशन, बट यहाँ पे हम एवेल्युएट करेंगे कि ज्यादा थ्रेट है या कम है उसके अंदर। हाँ, सही कह रहे हैं, सरदार ने अच्छा पॉइंट दिया, ये जरा पढ़िएगा कमेंट, बिल्कुल सही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीजों को देख रहे हैं। गुड। तो टेस्ट अप्रोच में टी इज थ्रेट, थ्रेट मींस आइडेंटिफाई द थ्रेट, फिर ई है एक्सप्लेन द थ्रेट, एंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग आप ये बता सकते हैं कि व्हाई यू थिंक इट इज अ थ्रेट, व्हाई इट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट या सेल्फ रिव्यू क्यों है, और साथ साथ आप उसकी सिग्निफिकेंस पे भी कमेंट कर सकते हैं। और बाय द वे ये सारी चीजें भी हमने अप्लाई करनी है। और फिर उसके बाद जो थर्ड सिचुएशन है, जो थर्ड स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हमें आना पड़ेगा, एस से है सेव दैट, सेव दैट। तो इसमें और सेव दैट,
सेफगार्ड का मतलब है कि अब वो थ्रेट है, आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, एवेल्युएट भी कर दिया। अब उस थ्रेट को कोप करने के लिए व्हाट मेजर्स यू आर गोइंग टू टेक, क्या सेफगार्ड, क्या आप मेजर्स लेंगे उसके अंदर। और मैं आपको वो दिखाऊं हमारे नोट्स में, ये वो सेफगार्ड्स की मैंने एक लिस्ट प्रोड्यूस की हुई है जो हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आप देखें, ये 17 पॉइंटर जो है, ये एक सेफगार्ड्स की लिस्ट जो हम डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करना सीखेंगे। तो अगेन रटा नहीं लगाना, खुद ब खुद हमारे ज़हन में आएगा। तो ये भी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सेफगार्ड लिखते हुए याद रखें, हर सिनेरियो में मिनिमम 2 सेफगार्ड, मिनिमम 2 से ज्यादा 3 भी लिख सकते हैं, 4 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स ही 3-4 मार्क्स होते हैं। उसमें थ्रेड आइडेंटिफाई करने का भी 1 नंबर, एक्सप्लेन करने का भी 1 नंबर है, और 1 नंबर सेफगार्ड का भी है। अगर आइडियली हम 3 नंबर्स की एक सिनेरियो की बात करें तो 1 ईच है, तो सेफगार्ड का भी 1 नंबर है, उसमें आप 2 सेफगार्ड लिखेंगे, यू विल गेट 1 मार्क। तो अगर 3 बनते हैं तो 3 भी लिख सकते हैं, बट मिनिमम 2 जी। सेफगार्ड ये 17 पॉइंटर होंगे, हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये अप्रोच है, टेस्ट अप्रोच। टी, आइडेंटिफाई द थ्रेट। ई, एक्सप्लेन द थ्रेट। एस, अप्लाई सेफगार्ड, और वो एटलीस्ट 2 जो हैं आपने उसमें अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब जरा, अब हम इसकी एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग को आते हैं। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले पिक किया है, जो जिस थ्रेड के ऊपर हम लेके चल रहे हैं, सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड को हमने पिक किया। 1 बाय 1 सपोज सेल्फ इंटरेस्ट कोई एक नहीं, इसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल है। आज 6-7 एग्जाम्पल होंगी, तो एग्जाम में जो भी सिचुएशन आएगी, हर एग्जाम्पल आपने रिलेट करके कहना है, आपने सोचना है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की एग्जाम्पल है, तो आपने इसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड से लिंक करना है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की एग्जाम्पल्स हैं, वो ये एक क्वेश्चन है नंबर 3 इसी सप्लीमेंट का, उसके अंदर ये थ्रेड की एग्जाम्पल लिखी है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट की है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, और सबसे पहले हमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड होता क्या, हमने पढ़ा जिसमें अगर एज ए रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है वो उस क्लाइंट के अंदर कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का या उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर या क्लोज फैमिली मेंबर का। मैं जरा इसको भी क्लियर कर दूं कि इमीडिएट फैमिली मेंबर से क्या मुराद है और क्लोज फैमिली मेंबर से क्या मुराद है, तो जरा इसको भी क्लियर कर लेते हैं यहीं पे वंस फॉर ऑल, ताकि हमारी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो पहले बात करते हैं कि इमीडिएट फैमिली में कौन लोग होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लोज फैमिली में कौन लोग। इमीडिएट फैमिली में स्पाउस और इक्विवेलेंट, ठीक है, और उसके साथ और या डिपेंडेंट। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, स्पाउस को हमें पता है वेडलॉक में, वेस्ट के अंदर उनका कल्चर क्योंकि डिफरेंट है, वो जरूरी नहीं है वेडलॉक में दे कैन स्टे टुगेदर अंडर अ रिलेशनशिप, तो उसको भी इमीडिएट फैमिली कंसिडर किया जाएगा, जो आपके साथ आपका पार्टनर रहता है एक रिलेशनशिप में, बेशक वो स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं, बट पार्टनर लिविंग टुगेदर इमीडिएट फैमिली में, तो स्पाउस। दूसरी चीज डिपेंडेंट, यानी जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं वो, उसमें चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, बट डिपेंडेंट। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट कमाते हैं साथ, तो फिर वो इमीडिएट फैमिली में नहीं आएंगे। इमीडिएट फैमिली में स्पाउस या डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट कोई भी हो सकता है, डिपेंडेंट पेरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट जो है वो जो है वो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। अब रहा सवाल के क्लोज फैमिली क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि ऑडिट मैनेजर के ही शेयर्स हों, तो अगर ऑडिट मैनेजर की स्पाउस के शेयर हैं तो भी सेल्फ इंटरेस्ट है ऑडिट मैनेजर का। ऑडिट मैनेजर के डिपेंडेंट फादर के शेयर्स हैं तो भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है उस ऑडिट मैनेजर की वजह से। अब एक क्लोज फैमिली की डेफिनेशन में क्या है, अब क्लोज फैमिली की डेफिनेशन में आएगा जी, पेरेंट
अब भले ये डिपेंडेंट हो या ना हो, अभी क्लोज फैमिली में आ रहा है, पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग, बहन भाई भी इसके अंदर, सिबलिंग, वो लोग यानी वो पेरेंट, वो चाइल्ड और वो सिबलिंग, इसके आगे लिख रहा हूँ नॉट इक्वल टू, जो के इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है, जो कि इमीडिएट फैमिली, जो कि इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है। तो अगर पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग डिपेंडेंट है तो वैसे इमीडिएट फैमिली में आ गए, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो क्लोज फैमिली की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और ये वाला जो रूल है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, नहीं सौतेले नहीं है, अगर वो डिपेंडेंट है तो फिर आएंगे, ठीक है, फॉस्टर चाइल्ड हैं या वो चीजें, तो वो डिपेंडेंट की वजह से आएंगे, वो क्लोज में नहीं आएंगे। अच्छा, और सेल्फ इंटरेस्ट रेट में याद रखिए, मेंबर को वो चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद, टीम मेंबर खुद, उसका इमीडिएट फैमिली या क्लोज फैमिली कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रूल के लिए इमीडिएट हो क्लोज हो सब के सब शामिल हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हमने पहली एग्जांपल पढ़ी सेल्फ इंटरेस्ट रेट की, ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट और जॉइंटली होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब ये याद रखते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की एग्जांपल लेते हैं, और मैंने एग्जांपल ही फाइनेंशियल इंटरेस्ट की, के शेयर या ओवर ड्यू फी भी इसके अंदर कवर होता है, फी के ऊपर बाद में भी बात करेंगे, तो अभी फोकस करते हैं जरा शेयर के ऊपर। तो जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल ली थी कि हमारे ऑडिट मैनेजर के पास जो हैं वो शेयर्स हैं, इसमें शेयर्स भी ले लेते हैं, ओवरड्यू फी भी लेते हैं, और ये भी कर लेते हैं कि लाइक लोन लिया हुआ है, लोन भी इसमें आ जाएगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना, लोन लिया हुआ है, तो ये भी इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट में। बल्कि चलें, लोन मैंने लिख तो दिया, बट लोन एक अलहदा कैटेगरी भी है, तो लेट्स नॉट राइट इट डाउन, क्योंकि मैं अभी अभी आपको प्रूव करता हूँ, यहाँ नहीं लिख, ऐसे ही रहने दें शेयर के ओवरड्यू। अच्छा, अब सिनेरियो पे आने से पहले जरा एक चीज नोट कर लूँ, ये 3 पॉइंट्स ना मैं जरा लिंकअप कर रहा हूँ, ये इसको मैं लिखता हूँ 1/3, उसके बाद ये वाला 2/3, और नेक्स्ट पेज के ऊपर 3/3। यानी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की एग्जाम्पल में, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की एग्जाम्पल में ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं, 1/3, 2/3, 3/3, ये आपस में लिंक है, समझ लेंगे ये एक ही चीज को 3 दफा, इन तीनों के अंदर एक ही थ्रेट है, एक ही तरह से इनके सेफ गार्ड होंगे, एक ही तरह से इनको एक्सप्लेन करना, ये मिलते जुलते हैं, तो जरा इनको पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि ऑडिट टीम के मेंबर का खुद, उसके क्लोज फैमिली या इमीडिएट फैमिली का क्लाइंट में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, सेल्फ इंटरेस्ट है। दूसरा मैंने जो ग्रीन इंक में मार्क किया, हैविंग अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, तो हमारे वो मेंबर का, उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर या क्लोज फैमिली मेंबर का क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस रिलेशन चल रहा हो, तो वो भी सेल्फ इंटरेस्ट रेट है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने इसके साथ लिंकअप किया है, तीसरा पॉइंट जो मैंने इसके साथ लिंकअप किया है, a loan to or from an assurance client or any of its directors or officers। तो हमारे वो ऑडिट टीम के मेंबर, उसका क्लोज फैमिली, इमीडिएटली फैमिली मेंबर ने लोन क्लाइंट को दिया हुआ है या लोन लिया हुआ है, जी जितने मर्जी, अभी जितने मर्जी की बात होगी, लोन दिया हुआ है या लिया हुआ है, तो वो भी इसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट रेट के अंदर कवर होगा, फाइनेंशियल। तो ये तीनों आपस में लिंक्ड है, तीनों को हमने एक ही एंगल से देखना, इनका रेजोल्यूशन भी एक ही एंगल से होगा।
अच्छा चलें, अब मैं अभी हमारी ना पूरी एक स्टोरी बन जाएगी। अभी हम चीज़ों को इन आइसोलेशन देख रहे हैं तो हमें लग रहा है ये पता नहीं क्या हो रहा है, बट अभी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो हमारी क्लियर होने वाली है। फिर आप देखेंगे, फिर आप अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ यार ये सेंस भी बन रही है, सब कुछ हमें समझ में भी आ रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही इसके अंदर। चलें जी, अब एक सिनेरियो पे डायरेक्ट आते हैं और बाकी बातें फिर उसके थ्रू हम कंटिन्यू करते हैं। और सिनेरियो में यहाँ पे कितने सिनेरियो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने इसमें से 9 करने हैं, सीक्वेंस हम अपनी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको टैकल करते हैं 1/9, और ये मैं लिख देता हूँ कि ये हम सेल्फ इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। आइए जी सिनेरियो करते हैं। आमिर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर, और याद रखना ये क्वेश्चन अब क्वालिफिकेशन या इसमें ना क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र होगा ना कंपनीज एक्ट का जिक्र होगा। इसमें जिक्र होगा थ्रेट का, सेफगार्ड का या कोड ऑफ एथिक्स। पहला सिनेरियो, Amir and Company Chartered Accountants are statutory auditors of ABC Electronics Limited. An installment of rupees 80,000 relating to electric equipment to the firm नहीं होगा ethics के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने उसको चेंज किया है टू दी ऑडिट मैनेजर। याद करें मैंने कहा था फर्म और पार्टनर्स के इश्यूज कंपनीज एक्ट में डील होते हैं, चैप्टर 1 में हम कर चुके हैं। फर्म और पार्टनर से नीचे वाले जो ऑडिट टीम के स्टाफ के मसाइल हैं वो हम कोड ऑफ एथिक्स में डील करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है आपके आई कैप के जो क्वेश्चन की सॉल्विंग के अंदर। तो यहाँ ऑडिट मैनेजर का मसला होगा, ऑडिट सीनियर का होगा, ऑडिट जूनियर का होगा, या इन लोगों के स्पाउस का, पेरेंट का, सिबलिंग का और इसके साथ। So installment of rupees 80,000 relating to electric equipment to the audit manager is outstanding for 45 days. अब ये सिचुएशन है जी इसके अंदर। अच्छा, अब आपने थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, आपने सिचुएशन पढ़ी, आपको नजर आ रहा है कि ऑडिट मैनेजर ने 80,000 रुपए देने हैं, तो आपने फौरन सोचना है कि इस तरह की एग्जांपल मैंने कौन सी थ्रेड के अंदर पढ़ी है। अभी चूंकि हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कर रहे हैं, उसमें वो जो थर्ड पॉइंट मैंने बनाया था लोन टू और फ्रॉम, है ना, लिंक बन गया। तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है। तो आपकी फर्स्ट लाइन होगी कि भाई ये सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड अराइज होता है। क्यों अराइज होता है वो आपने सिनेरियो कोई एग्जांपल लेके बनाना, बिकॉज एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 80,000 जो रुपीज है रिलेटिंग टू इज आउटस्टैंडिंग फॉर 45 डेज। मतलब वो यही वजह है उसकी, यही एक्सप्लेनेशन है उसकी, और आपको वो सिग्निफिकेंस के ऊपर स्टेज पे ऑनेस्टली कमेंट करने की जरूरत नहीं। मैंने लिख तो दिया एक पॉइंट की, जरूरत हो अशद आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। देखे ना, अगर आप कहते हैं ये सेल्फ इंटरेस्ट रेट है तो क्यों है सेल्फ इंटरेस्ट रेट, अब इसका जवाब कंपनीज एक्ट में जब हम एक्सप्लेन करते थे वो तो रूल लिख देते थे थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके। यहाँ कोई ऐसी चीज लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपने अपने वर्ड्स में बेसिकली सिनेरियो से ले लें। why this situation creates this situation creates self interest rate because installment of rupees 80,000 relating to electric equipment to the audit manager is outstanding for 45 days। ये आपका वो आइडेंटिफाई द थ्रेट भी हो गया और एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेट भी हो गया, दो सेंटेंसेस हो गए। अब आपने दो सेफ गार्ड लगाने हैं यहाँ पे, मुझे बताएं यहाँ पे सेफ गार्ड क्या लगाएंगे आप। सिंपल बताएं क्या करें। डायरेक्ट रिमूव कर दें या एक पहले उसे मौका दें किसी चीज का। नहीं, डायरेक्ट रिमूव कर दें, उसे कहें कि तुम जा ही नहीं सकते, या पहले मौका दें। हाँ यस, पहले मौका दें। मतलब मैं दो वर्ड रखता हूँ फिर एक्सप्लेन कर लेंगे, रीपे और रिप्लेस। रीपे और रिप्लेस, मेक सेंस। रीपे, या तो रीपे कर दे, ऑडिट मैनेजर बन जाए इस हॉटलाइन पे, और अगर वो रीपे नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता फॉर वट एवर रीजन, फिर हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे किसी और स्टाफ के साथ। ठीक है,
चलें अभी लिखना भी सीखते हैं, लेकिन ज़रा पहले नोट्स अपडेट कर देते हैं। तो मैंने आपको ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए बेसिकली दो सेफगार्ड यहाँ पे मैंने आपको बताए। एक है जी डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब है ऑडिट मैनेजर को डिस्पोज नहीं करना, वो जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट जिसकी वजह से ये थ्रेट अराइज हो रही है उस मसले को डिस्पोज करना। यानी वो फाइनेंशियल शेयर है तो शेयर भेज दे, लोन लिया हुआ है लोन वापस कर दे, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप है तो बिजनेस रिलेशन को खत्म कर दे, डिस्पोज कर दे। अगर वो डिस्पोज नहीं कर सकता तो फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर दे। रिप्लेस का उसे कहेंगे ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो उसकी जगह कोई और। अच्छा, अब मैंने आपको सेफ गार्ड की एक 17 पॉइंटर लिस्ट दी है। ये जो डिस्पोज करने वाला सेफ गार्ड है मैं सिर्फ नंबर मार्क करूँ, ये है नंबर 1। और जो रिप्लेस करने वाला हमारे पास, अभी आते हैं उस चीज के ऊपर भी, ये है हमारा सेफ गार्ड नंबर। लेट मी जस्ट नोट इट डाउन है। ये है हमारा नंबर 2। देयर इज ए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, मे बी नहीं है। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है हमें उसके अंदर करने की। अब जरा मैं आपको 17 पॉइंटर की लिस्ट भी साथ साथ लेके चलता हूँ। ये देखिए, नंबर 1 सेफ गार्ड, डिस्पोज दी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये भी हमने पढ़ा। और ये हमने किस सिचुएशन के लिए पढ़े, डिस्पोज द सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सेफ गार्ड। अच्छा, नंबर 2 है विड्रॉ, या तो उसको वापस बुला लें या रिप्लेस स्पेसिफाइड स्टाफ फ्रॉम दी एंगेजमेंट टीम। ये भी हमने सेल्फ इंटरेस्ट रेट, तो जो रिप्लेस कह रहे हैं उसको कह रहे हैं विड्रॉ कर लें, उसकी जगह किसी और बंदे को भेज दें। तो विड्रॉ या रिप्लेस स्पेसिफाइड स्टाफ फ्रॉम दी एंगेजमेंट टीम, ये तीसरा भी इसी से रेलेवेंट है, इसको बेशक हम यहाँ पे पहुंच करें। तो हमने दो सेफ गार्ड पढ़ लिए, डिस्पोज कर दें फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या विड्रॉ कर दें या रिप्लेस कर दें स्पेसिफाइड स्टाफ फ्रॉम दी एंगेजमेंट टीम। अब आइए जरा इसको लिखा हुआ एक बार देखते हैं, एक बार एक आंसर को हम रिव्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला हम खुद क्लास के अंदर भी लिखते हैं। सिनेरियो पढ़ लिया, एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं। आमिर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹80,000 रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट to the audit manager is outstanding for 45 days. Identify the threat, explain the threat, and suggest safeguard. Typical question है, how would you deal with this situation under code of ethics? ये भी उसके अंदर है। चलें, ये क्वेश्चन है, बस यही होंगी, यही होंगी, इसी से ही मिलती जुलती वो कोई सिचुएशन चेंज लोन को कुछ और कर देगा, बट वो कहीं ना कहीं इन्हीं एग्जाम्पल्स में फिट होंगी, रेस्ट अश्योर। जो कुछ है यही है, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन, उसका स्टाइल, उसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बट वो किसी ना किसी, इसी थ्रेड की किसी ना किसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट होगी। जी, चलें आइए अब मैम इसका एक आंसर देखते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो 3 मार्क्स लेने हैं जी हमने। ये देखते हैं जी, हाँ।
अच्छा, ये भी एक आईकैप में सोल्यूशन में एक अप्रोच हो सकता है जो कि एग्जामिनर ज्यादा यूज नहीं कर रहा, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। उसको कहते हैं कॉलमर या टेबुलर अप्रोच। तो इधर उसने ये एक कॉलम बना दिया थ्रेड का। इसके अंदर अगर मैं टेक्निकली बात करूं, यहाँ उसने आइडेंटिफिकेशन प्लस एक्सप्लेनेशन, और यहाँ तो नाम से जाहिर है कि यहाँ पे सेव कर ली। ये भी एक हो सकता है कि आप दो दो कॉलम बना लें, उसमें थ्रेड और एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेड दूसरे में सेव कर, वरना जरूरत भी नहीं है। वरना जिस तरह कंपनीज एक्ट में हम 3 सेंटेंसेस बना के हर सेंटेंस के बाद एक एक लाइन छोड़ के डिसीजन, एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे भी उसी तरह करें। एग्जामिनर ज्यादातर इसी तरह कर रहे हैं। आइए देखते हैं सिचुएशन। 3 मार्क्स लेने हैं जी। देखते हैं कि 3 मार्क्स यहाँ पे हमें पूरे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। फर्स्ट लाइन बिल्कुल एक लवाजमात पूरे करने हैं। 3 सेंटेंसेस में लिखें, 3 पैराग्राफ्स में लिखें, एक पैराग्राफ में तीनों बातें कर दें, 3 कॉलम्स बना के लिखें। बस एग्जामिनर देखने आपने ये 3 बातें की हैं, जैसे मर्जी फॉर्मेट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला मार्क लेने के लिए टेस्ट अप्रोच में फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है आइडेंटिफाई द थ्रेट, और थ्रेट उन 5 में से कोई होगी, याद रखना है। या सेल्फ इंटरेस्ट लिखना है, या सेल्फ रिव्यू, या एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, या इंटिमिडेशन। सलीम साफी में से एक होगी। तो फर्स्ट देखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइजेज इन दिस सिचुएशन। एग्जामिनर ने अंडरलाइन करना है, सेल्फ इंटरेस्ट लिख दिया आपने, 1 नंबर इसका। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइजेज इन दिस सिचुएशन, इसकी वर्डिंग आप कुछ कर लें, दिस सिचुएशन क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, तो कुछ भी आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर मिलना है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेट, और एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है क्यों ये सेल्फ इंटरेस्ट है। बेसिकली वो जो एग्जांपल है लोन टू और फ्रॉम, वही एक्सप्लेनेशन है। या सिनेरियो में जो लिखा हुआ है, सिनेरियो से इंस्पायर्ड होके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखें, साथ ही हम रीजन बता रहे हैं। एज फर्म नहीं, फर्म काट देते हैं, एज हम बात करें ऑडिट मैनेजर, एज ऑडिट मैनेजर इज इनडेटेड टू द क्लाइंट। ये लिखा, 1 नंबर इसका भी नहीं। एज ऑडिट मैनेजर इज इनडेटेड टू द कंपनी। अच्छा, ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? ये ठीक है, ये भी सही है। ज्यादा अच्छी क्या होगी यार? ये पूरी बात करें ना, सिनेरियो का मतलब है इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट का भी जिक्र करें, 80,000 रुपए की बात भी करें, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए वो 80,000 है, उसका भी जिक्र करें, तो ये वर्ड as an installment of rupees 80,000 relating to electric equipment to the audit manager is outstanding for 45, ये भी बता दें 45 दिनों से। तो देखिए, जो बात एग्जामिनर बता दी उसको रिपीट करने में क्या मसला है? तभी पता चलेगा ना हम सिनेरियो का आंसर बना रहे हैं। जब हम सिनेरियो वाली बातें लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट भी आएगा, 80,000 भी आएगा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी आएगा, ऑडिट मैनेजर भी आएगा, 45 दिन भी आएगा। सही बात है, ठीक बात है, गॉट इट। सिनेरियो खाली ये कह देना एज ऑडिट मैनेजर इज इंडेटेड, गलत तो नहीं है, बट ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन है ना, तफसील बताएं ना। तफसील हमने कौन सा अपने पास से लिखना है, लिखा हुआ है वहां पे, उसी को लिख देना, तो ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम क्या लिखना है और आइडियली क्या होना चाहिए। हेडिंग नहीं बनानी, कोई हेडिंग, क्योंकि 3 नंबर है, हेडिंग बनाने की क्या? हमने कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन को करते हुए भी हेडिंग नहीं बनाई थी, डिसीजन की हेडिंग बनाई, एक्सप्लेन, कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ पॉइंट आपके लिखने के लिए है कि आपने कौन सी 3 बातें करनी है। ये कोई हेडिंग बनाने वाली बात नहीं है। नो हेडिंग्स प्लीज। बुलेट पॉइंट्स में लिखें, सेंटेंस में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, बस नो हेडिंग। ठीक है जी।
अच्छा जी, 2 नंबर यहाँ पे मिल गए। आगे उसने फर्दर भी लिखा है, फर्दर मोर डेज आउटस्टैंडिंग ऑल्सो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप ऐसे ही लिख देते फॉर 45 डेज तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर होगा। अगर ये उसके अंदर होता तो ये कवर हो जाता। तो ये लिखने की हमें टेक्निकली उसमें कोई इतनी जरूरत नहीं है। 2 नंबर मिल गए। टी भी हो गया थ्रेड, और ई एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेड भी हो गया, जो कि सिनेरियो से बोरो कर लिया, बुक में जो एग्जांपल थी सेल्फ इंटरेस्ट की उसको मिला के हमने लिख दिया। अब इसके बाद तीसरा नंबर कैसे मिलेगा, थर्ड नंबर कैसे मिलेगा? अब्दुल्ला ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 थ्रेड लिखनी ही नहीं है, एक एग्जांपल एक ही थ्रेड के अंदर है बस। ठीक है अब्दुल्ला, जब एक एग्जांपल एक ही थ्रेड के अंदर होगी तुमने एक ही लिखना, ठीक है। सजेस्टेड आंसर्स में क्या होता है वो मैं बाद में, अभी हमने ट्रेनिंग करनी है। जो एग्जांपल जिस थ्रेड में हमने कोई एग्जांपल, हाँ अगर एक एग्जांपल 2 जगह आ गई फिर आप मुझे बताइएगा, फिर मैं कहूंगा हाँ ये एग्जांपल यहाँ भी लिखी थी यहाँ, तो इसके लिए दोनों थ्रेड लिख दें। अभी तो हम एक ही थ्रेड पढ़ रहे हैं, उसी की एग्जांपल है तो अभी तो एक ही है। सेफ गार्ड लिखने हैं, जो मामा कह रहे हैं, अगला 1 नंबर सेफ गार्ड लिखने से मिलेगा। कितने सेफ गार्ड लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा? यहाँ 1 नंबर एक सेफ गार्ड से नहीं होगा। कितने सेफ गार्ड लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा? 2 लिखेंगे, कम से कम 2। तो ये जो 2 सेफ गार्ड हैं, ये मैं इसके साथ नहीं चाहता, ये इस 1 सिचुएशन के लिए सेफ गार्ड। देखते हैं जी, फर्म काट देते हैं ऑडिट मैनेजर, और आगे उसने सही लिखा है। नंबर 1 क्या है? ऑडिट मैनेजर शुड रीपे द डेट रिलेटिंग टू द इक्विपमेंट कंप्लीटली, नंबर 1। दूसरा, ऑडिट मैनेजर शुड बी रोटेटेड टू एलिमिनेट, ये यहाँ इसकी जरूरत नहीं है हमें लिखने की। कौन सा थ्रेड लिखना है? टू एलिमिनेट, कौन सा थ्रेड है? सेल्फ इंटरेस्ट है, तो वो लिखा हुआ है। तो मैं ये एक रीजन से लिखा, फेमिलियरिटी वो मैं बाद में बताऊंगा। तो हमने सिंपल अभी ये लिखने, ऑडिट मैनेजर शुड बी रोटेटेड टू एलिमिनेट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, ये 2। अच्छा, अब अगर मैं लिखूँ ना, तो अब आप जरा नोट कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपको इसका भी मिल गया। यू गेट होल 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स फॉर राइटिंग लाइक दिस, नो इशू विद दैट। बट मैं आपको अब बताता हूँ कि सेफ गार्ड मैं कैसे लिखूंगा। आईडी मैं लिखूंगा कैसे? ऑडिट, अब जरा लैंग्वेज मेरी गौर कीजिएगा, आप देखें उसे। ऑडिट मैनेजर शुड बी आस्क्ड फर्स्ट टू रीपे द डेट, ठीक है, रिलेटिंग टू वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ऑडिट मैनेजर शुड बी आस्क्ड, कौन किसको? फर्म, ऑडिट मैनेजर शुड बी आस्क्ड फर्स्टली टू रीपे द डेट आउटस्टैंडिंग रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। एक सेंटेंस दूसरे को इसी से लिंक करूंगा। इफ द इंस्टॉलमेंट या डेट या लोन कैन नॉट बी रीपेड, गौर कीजिएगा, दूसरे को लिंक कर रहा हूं पहले से। If the outstanding installment cannot be repaid, then audit manager should be replaced with another suitable staff. तो बात समझ में आई कि फर्स्ट ऑडिट मैनेजर शुड बी आस्क्ड टू रीपे द डेट, वन सेफ गार्ड। दूसरा सेफ गार्ड, इफ द डेट कैन नॉट बी रीपेड, लैंग्वेज जो मर्जी, इफ द डेट कैन नॉट बी रीपेड, then audit manager should be rotated या should be replaced with another suitable या another appropriate staff। तो बात समझ में आती है कि इसमें क्या, इस तरह जो लिखा हुआ है इसमें और जो मैंने बोला है उसमें क्या अपग्रेडेशन। चलें जी, अब हमें एक बड़ा फेयर आइडिया हो गया आपके पास, एक मैंने मॉडल आंसर भी दे दिया। मैं चाहता हूं इस स्टेज के ऊपर आप में से कोई मुझे 2-3, जिस तरह भी हमने बोला है आपके सामने आंसर भी है,
जरा इसका आंसर आप लिख के दिखाएं कि आप वो 3 स्टेप अप्रोच में वो 3 बातों में 3 मार्क्स कैसे लेंगे। मैं चाहता हूं कि अब आप जरा इसको लिख के भी दिखाएं। ये सिनेरियो आपके सामने, हमने एक आंसर भी रिव्यू कर लिया, 3 मार्क्स भी ले लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस डिस्कस किए हुए सिनेरियो को एक दफा भी लिख के दिखाएं। तो टेक योर टाइम, टेक 2-3 मिनट्स, 4 मिनट, और मुझे जरा लिख के दिखाएं थ्रू चैट कि आप क्या कह रहे हैं। शाबाश। एक आंसर आया है, एक दो और आ जाएं फिर हम इकट्ठा करते हैं। वेरी गुड जी, चलें जी, आए अब जरा हम 1 बाय 1 आंसर्स को रिव्यू करते हैं। ओके जी, पहला आंसर आया सरदार साहब का, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइजेस फ्रॉम दिस सिचुएशन। गुड, 1 मार्क। इफ डेट इज ड्यू फ्रॉम ऑडिट मैनेजर, चलें, दे दिया नंबर हमने, और अच्छा भी एक्सप्लेन हो सकता था। उसके बाद है आस्क मैनेजर टू रीपे डेट, अदरवाइज इफ ऑडिट मैनेजर नॉट रीपे डेट देन रिप्लेस बाय अनदर। ठीक है, 3 नंबर दे दिए। एक्सप्रेशन बेहतर होने की गुंजाइश है, बट रिक्वायरमेंट पूरी, फुल मार्क्स। अब्दुल्ला।
सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अप्लाइज टू द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट मैनेजर, इतना मुश्किल ना लिखें, बस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अप्लाइज टू दिस सिचुएशन, ना लिखें ऑडिट मैनेजर, ना लिखें फर्म, ना लिखें इंडिपेंडेंस। ठीक हो गया, गलत नहीं है। 1 मार्क मिल गया। बिकॉज एन इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹80,000 टू एपीसी इज आउटस्टैंडिंग ऑन हिज पार्ट। गुड एक्सप्लेनेशन, गुड एक्सप्लेनेशन। Therefore, he should either repay the balance, very good, first, or be replaced as audit manager to eliminate. Very good, very nice. 3 marks. Hamza Siddiq. Self-interest threat will arise because audit manager has an outstanding installment of 80,000 for electronic to the ABC good. So, to remove this threat, audit manager shall pay the installment or should be rotated. Good, very good. Fatima. Given situation creates self-interest threat, right? Because audit manager has an outstanding amount of 80,000 relating to electric for 45 days. पहली दफा 45 days का जिक्र आया. I like this. Good. To avoid this threat, manager should be asked first to repay the debt. If still he is unable to repay, then he should be replaced with another appropriate staff. Very good. Umama. There is self-interest threat because audit manager of Amir and Company Goods is indebtedness is indebted to audit client जो कि ABC Electronics है. Due to this reason there is self-interest threat. ठीक है, थोड़ी repetition होगी self-interest threat कहने की बार-बार, but सही है, marks मिलेगा. Audit manager should repay the debt. If he cannot repay this debt, he should be replaced with it. Very good. सब सही देख रहे हैं, सबके पूरे नंबर आए हैं. Hamna. Under this situation, self-interest threat arises because the audit manager is indebted to an installment of ₹80,000 relating to electric equipment for 45 days. ठीक हो गया. To eliminate this threat, audit manager should be asked to repay the installment, and if the installment cannot be paid, then he should be replaced. Very good, perfect. माशाल्लाह, जिस तरह कंपनीज एक्ट वाले सिनेरियो को हैंडल करने की हमारी एक बड़ी अच्छी, अब हम सब एक लाइन पे आ गए ना, एक पेज, वो कहते हैं ना सब एक पेज, सारे इदारे एक पेज में. तो जो मेरे ज़हन में है, जो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप बिल्कुल वही लिख रहे हैं. फिर जो एग्जामिनर की हमसे एक्सपेक्टेशन है, आप उसको भी बिल्कुल समझ भी रहे हैं और लिख भी पा रहे हैं. तो हम सारे जो है एक पेज पे हो गए, मैं, आप और एग्जामिनर. तो इंशाल्लाह फिर रिजल्ट भी हमारा इसी लाइन के ऊपर होगा. तो जिस तरह कंपनी एक्ट के ऊपर बड़ी अच्छी हमारी एक कंसिस्टेंट अप्रोच जो है वो बन गई थी. देखिए, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, एक बात को कहने के बेशुमार तरीके हैं, बट वो एक बात तो क्लियर होना कि वो कौन सी बात है. उस बात को कहने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट वो बड़ा जबरदस्त हो गया. नहीं अब्दुल्ला, फंडामेंटल प्रिंसिपल से कोई लिंक नहीं करना, सिर्फ आपने थ्रेट मीन्स थ्रेट. ठीक है, अभी तक थ्रेट मीन्स थ्रेट. शायद लेटर ऑन जाके मैं उसमें कुछ बता, बट अभी हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इसी तरह से. तो यहाँ तक तो हम कैटेगोरिकली बड़ी हद तक क्लियर हो. चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ले जनाब, हम कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बुक में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की कितनी एग्जाम्पल्स हैं. जरा मुझे काउंट करके बताइएगा कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की कितनी एग्जाम्पल्स हैं. दिस पेज एंड नेक्स्ट पेज, दिस पेज एंड नेक्स्ट पेज. 7, 5 यहाँ पे हैं और 2 नेक्स्ट पेज के ऊपर है. ठीक है, 7. तो अब अगर 7 को मैं कहूँ कि याद रखना पड़े सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को, तो फिर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपको क्या देने लगा हूँ 7 थ्रेट्स को की एग्जाम्पल, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की 7 एग्जाम्पल्स को मेमोराइज करने का तरीका निमोनिक. यस, तो वो भी साथ साथ हम लिखते हैं. अच्छा जी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का जो मैं आपको निमोनिक देने लगा हूँ वो ये है. कंपनी है हमारी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, इसको FFC भी कहते हैं, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी. और इसके साथ है जी बेल, FFC बेल. ये 7 एग्जाम्पल्स हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर फॉल करते हैं, FFC एंड बेल.
अब जरा वो निमोनिक भी बना लेते हैं, FFCBL से क्या बनता है, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला हमने जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट पढ़ा था, इसमें ऑब्वियसली F वॉज फाइनेंशियल इंटरेस्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे अनड्यू डिपेंडेंस ऑन टोटल, F से 30 की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हैविंग अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, यहाँ बी को मैंने पिक किया है। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद अ क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद अ क्लाइंट, इसकी बात भी करेंगे हम। और नेक्स्ट पे सी से हम करेंगे जी कंटिजेंट फीस, इसकी बात भी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, ए लोन टू अकाउंट, इसमें एनी आइडिया निमोनिक में क्या रह गया, FCBELL में जो यहाँ पे फिट होना चाहिए, क्या बनेगा, लोन, वेरी गुड, लोन, लोन। ये तो वो हैं जी हमारे 7 निमोनिक्स जो आपने बना लेना। अच्छा, अब हाँ, फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, ओके ये रह गया, लूजिंग ए क्लाइंट, क्लाइंट को लूज करने का मतलब, लूजिंग अ क्लाइंट, एल से। एक एल लोन है और एक फियर ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट, हमने इनको वन बाय वन डिस्कस करना। कर लिया, एक लोन था ना नेक्स्ट पेज पे और एक लूजिंग अ क्लाइंट, दो एल हो गए, एक लोन और एक लूजिंग अ क्लाइंट, ठीक है मानो। राइट। अच्छा, अब इन 7 में से भी जो 3 पॉइंट्स मैंने एक लिंक बनाया, ये 3 पॉइंट्स का लिंक बनाने का मतलब ये था कि दीज 3 पॉइंट जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बिजनेस रिलेशनशिप या लोन, ये तीनों के सेफगार्ड्स एक ही हैं, कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो या लोन लिया हो, तरीका यही होगा, भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट वापस कर दो, बिजनेस रिलेशनशिप खत्म कर दो, लोन वापस कर दो, नहीं तो
चेंज कर देंगे, नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने 3 का ग्रुप बनाया, इन तीनों का की एक्सप्लेनेशन, तीनों की सेफगार्ड एक ही तरह का, डिस्पोज करें या रिप्लेस करें। तो ये भी एक किस्म की हमें हेल्प हो जाएगी कि ये तीनों आपस में लिंक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला, बिजनेस रिलेशनशिप वाला 1/3 और लोन, ये तीनों एक ही तरह से टैकल होंगे। ये बात भी क्लियर होगी कि ये 1/3, 2/3, 3/3 का आपस में क्या लिंक था, सब एक ही चीज है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट और बिजनेस रिलेशनशिप को लोन, सबको एक तरह से हैंडल करना। एग्जांपल डिफरेंट है, सारी सेल्फ इंटरेस्ट की है, एक्सप्लेनेशन एक तरह की होगी और सेफ गार्ड्स का भी एक तरीका कार होगा। ये बात क्लियर है, मुझे बताएं। वेरी गुड। हाँ, ये अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट और ऐड करना था, इन्हीं इन्हीं 3 जो मैंने एग्जांपल्स की, इसके अंदर मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना, एक पॉइंट और भी ऐड करना। अच्छा, बड़ी ना एक फिलोसॉफिकल सी इसमें डिस्कशन ऐड करने लगा हूँ, जो कि कई दफ़ा फिर एग्जाम के अंदर अगर हम उसको सही तरह से इंटरप्रेट ना करें तो मुश्किल हो जाती है, वो भी ज़रा हम ठीक कर लेते हैं। अब ज़रा मेरी बात आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी। सिचुएशन ये है कि हमारा जो ऑडिट पीरियड है, सपोज वो यहाँ से ऑडिट स्टार्ट होना है, और जितना भी 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीने का ऑडिट है, वो ऑडिट में यहाँ से आके एंड होना। सपोज ऑडिट की जो स्टार्ट डेट थी वो थी, वैसे एक वैसे एग्जांपल हो कि ऑडिट स्टार्ट हुआ जी 1 जनवरी और ऑडिट एंड होना 31 जनवरी। ये और होता ये कि यहाँ पे ऑडिट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हमारी ऑडिट टीम की फॉर्मेशन बनती है। और टीम की फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक उसमें पार्टनर होता है लाजमी, एक मैनेजर भी होगा लाजमी, एक होगा सुपरवाइजर होगा, उसमें कुछ सीनियर्स होंगे, सीनियर भी एक होता है यूजुअली, उसके अंदर सेमी सीनियर होंगे। एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2 सेमी सीनियर हैं और कुछ होते हैं कि जूनियर। हाँ, ये एक टीम है, पार्टनर एक है, मैनेजर एक है, सुपरवाइजर एक है, सीनियर एक है। ये हमारी वो ऑडिट टीम की फॉर्मेशन। जब ऑडिट टीम की फॉर्मेशन बन रही होती है ना स्टार्ट में, उसी वक्त इन सारे लोगों की ये क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और कोड ऑफ एथिक्स देते जाते हैं। ये सारे लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। कंपनीज एक्ट तो बेसिकली ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त ही हमें अप्लाई कर देना चाहिए, बट अब मैं बात करूँ ऑडिट स्टार्ट होने लगा, टीम बन रही है, तो हमने सारे लोगों से पूछना है आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट, कोई फाइनेंशियल, कोई लोन, कोई बिजनेस, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। अभी यही सिनेरियो जो हमने किया, यही इसको एग्जांपल में फिट करें कि ऑडिट अभी स्टार्ट होना था, हमने ऑडिट मैनेजर को यहाँ डिप्यूट करना चाहा, तो हमें पता चला, ऑडिट मैनेजर ने खुद बता दिया कि सर मेरी तो एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे रहती है। तो फिर जाहिर है हमारे पास यही चॉइस थी, ऑडिट मैनेजर कहते हैं यार अगर तुमने इस ऑडिट पे हम भेजना चाह रहे हैं, तुम लोन पे कर दो, तो ये ऑडिट 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तुम चले जाओ। वो कहता नहीं जी मेरे पास तो 80,000 है ही नहीं, मैं पे ही नहीं कर सकता, या मैं कर सकता हूँ, मैं भी करना नहीं चाहता। तो जाहिर है फिर हम उस ऑडिट मैनेजर को इस ऑडिट पे नहीं भेजें। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गई। अब इसके अंदर देखें कि एग्जामिनर कैसे सिचुएशन को हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी बना सकता है, कैसे हमारे लिए थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा डॉजी हो सकता है। सिचुएशन ये बतानी है एग्जामिनर ने, चाहे वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, शेयर्स हो,
चाहे बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो लोन। पता क्या कहना है एग्जामिनर ने? एग्जामिनर ने ये कहना है ऑडिट स्टार्ट हो गया है 1 जनवरी को, और आज है, आज की डेट है 10 जनवरी, यानी ऑडिट स्टार्ट हुए हुए 10 दिन हो चुके हैं। ऑडिट स्टार्ट हुए 10 दिन हो चुके हैं, और 10 जनवरी को ऑडिट मैनेजर, सीनियर या सुपरवाइजर, जूनियर हमारी फर्म से बात करता है फोन पे या इन पर्सन आके पार्टनर से कि सर एक मसला हो गया। ऐसे क्या मसला हो गया? सर वो मसला ये कि मुझे भी नहीं पता था, मेरे ना जो मेरे स्पाउस ने या मेरे पेरेंट्स ने या मेरे भाई ने या मेरे चिल्ड्रन ने, क्योंकि याद करें ये सारे रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं एफसीसी में, ये मेंबर पे भी लग रहे हैं, उसके क्लोज फैमिली पे भी लग रहे हैं, और उसके इमीडिएट फैमिली पे। तो उसके स्पाउस ने, उसके फादर ने, मदर ने, बहन ने, भाई ने, किसी डिपेंडेंट ने, वो आगे बता रहे हैं सर मुझे रात को पता चला है कि वो मैं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑडिट हूँ ना, 1 जनवरी से चल रहा है, तो मुझे पता चला कि मेरे भाई ने तो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स से लोन लिया हुआ है और 80,000 की इंस्टॉलमेंट ड्यू है। तो मैं सुबह आपके पास आ गया हूँ, आज 10 तारीख है। अब ऑडिट आइडियली तो ये 1 जनवरी से पहले पता होनी चाहिए थी, ताकि हम ऑडिट मैनेजर को कहते हैं कि अपने भाई से पूछो, अगर वो वापस कर सकता है लोन तो वापस कर दे, नहीं तो हमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अपने भाई से पूछ लें कि वो लोन वापस कर सकता है तो कर दे, नहीं तो हमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब 10 जनवरी को ये सिचुएशन होगी, अब क्या करें? नहीं कर तो दिया, लेकिन अब वो तो शुरू में भी कर रहा था, आज 10 तारीख को किया, अब क्या सेफ गार्ड लगाएं? उसने बता दिया, अब क्या सेफ गार्ड लगाएं? अब ऑडिट स्टार्ट हो गया, 10 जनवरी को उसने बताया कि जी अब क्या सेफ गार्ड लगाएं? उसके काम को रिव्यू करें। 10 तारीख को बताया जी, 10 जनवरी को। हाँ, सही कह रहे हैं। अब जरा सोची, देखते हैं किस तरह से करेंगे। अगर मैं वही पुराने 2 सेफ गार्ड लगाऊं कि उसको कहें ऑडिट मैनेजर शुड बी आस्क्ड टू कंफर्म इफ हिज ब्रदर कैन रीपे द लोन, ठीक है, एंड इफ द लोन कैन नॉट बी रीपेड द ऑडिट मैनेजर विल बी रिप्लेस। तो अगर ये जो यही जो सेफ गार्ड हमने लगाए हैं, गौर कीजिएगा, ये सेफ गार्ड वर्क करेंगे इस पीरियड से इस पीरियड तक, यानी इस पीरियड के लिए आपने सेफ गार्ड लगा दिया कि 10 दिन के बाद जो उसने काम करना था उसके लिए या तो आपने थ्रेट रिमूव कर वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट डिस्पोज करवा दिया या ऑडिट मैनेजर को रिप्लेस कर दिया। तो ये यानी 10 जनवरी से 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए तो सेफ गार्ड हो गया। बट याद करें, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपेयरेंस, इसका क्या करेंगे? ये जो पहले 10 दिन यहां से लेके यहां तक जहां पे उसने फाइनेंशियल इंटरेस्ट या लोन होते हुए ऑडिट किया, वो बेशक उसको नहीं पता था उसने, लेकिन दुनिया तो नहीं मानेगी ना इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स, वो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, भाई ने लोन लिया और भाई को नहीं पता, कोई भी नहीं मानेगा। तो हमें इन 10 दिनों के लिए भी कुछ एडिशनल सेफ गार्ड लगाना पड़ेगा। अब याद रखें, अब आपने याद रखना है कि ये जो मैंने आपके साथ सेफ गार्ड्स की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें सेफ गार्ड्स को ना हम 2 एंगल से और भी डिस्कस करते हैं। सेफ गार्ड, ये जो 17 पॉइंटर की लिस्ट है, इसको हम 2 एंगल से और भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो भी मैं जरा यहाँ पे लिखूँ। ये जो सेफ गार्ड होते हैं, दे फॉल इनटू 2 कैटेगरी। One is called proactive, precautionary, या प्रिवेंटिव।
और दूसरी कैटेगरी सेफगार्ड्स की होती है प्रोएक्टिव है पैसिव, वो प्रिकॉशनरी है तो ये है जी रिएक्शनरी, और प्रिवेंटिव है तो ये है जी करेक्टिव। अभी वो जो दो पहले सेफगार्ड हमने बनाए, सेफगार्ड नंबर 1 एंड सेफगार्ड नंबर 2, ये फॉल करते हैं इसमें। प्रोएक्टिव का मतलब है कि एक गलत काम जो होने जा रहा है उसको होने से पहले ही रोक दिया जाए, यानी बेशक 10 तारीख को पता चला बट अगले जो 20 दिनों के उनके लिए आपने एक थ्रेट को प्रिवेंट कर लिया। प्रोएक्टिव यानी एक गलत काम होने से पहले। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे, वो जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस लगी होती हैं गैस स्टेशन पे कि जनाब डू नॉट लाइट अ फ्लेम नियर वो पंप जो हैं, डू नॉट लाइट अ सिगरेट, नो स्मोकिंग, ये प्रिवेंटिव सेव है भाई। आप मोबाइल फोन यूज ना करें गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे, आप जो है वहाँ पे सिगरेट ना पिए, ठीक है, आप वाइल वो टैंक जो है फिल हो रहा है गाड़ी का, आप इंजन स्टार्ट ना करें। ये सब प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी प्रोएक्टिव सेफ गार्ड है कि यार आग लगे ही ना, तो हम यहाँ पे सेफ गार्ड लगा रहे हैं, मसला हो ही ना, मसला होने से पहले ही सेफ का थ्रेट आइडेंटिफाई करके सेफ गार्ड लगा के लोन वापस करा दिया जाए या रिप्लेस कर दें। एक कैटेगरी है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि सब कुछ चाहते या ना चाहने के बावजूद बाद दफ़ा आग लग जाती है, सारी एहतियाती तदाबीर थी लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप पे आग लग गई, तो उसके लिए भी सेफ गार्ड होने चाहिए। उसके लिए क्या होते हैं, फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं कि अगर आग लग जाए तो फिर आपने फायर एक्सटिंग्विशर है या वो जो बकेट्स होती हैं जिसके अंदर सैंड होती है वो रेत फेंके और फायर एक्सटिंग्विशर लगाए। तो फिर ऐसे भी सेफ गार्ड कि जब आग लग जाए तो उसके लिए, उसको कहते हैं रिएक्शनरी सेफ गार्ड, करेक्टिव सेफ गार्ड, पैसिव सेफ गार्ड। दोनों की अपनी सिग्निफिकेंस है, दोनों होने चाहिए। क्योंकि देखें ये तो नहीं हो सकता कि हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हैं, स्टैंड लगाया हुआ है, तो लगती है आग लग जाए, सिगरेट पियो जी पियो, कोई बात नहीं, हमारे पास सेफ गार्ड है, हम आग लगेगी तो बुझा लेंगे। नहीं, आग लगने भी नहीं देनी, इसका भी इंतजाम होना चाहिए, और अगर आग लग जाए किसी वजह से तो फिर उसका, तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर हैं, सैंड बकेट्स हैं और सिगरेट भी पियो, इंजन भी ऑन रखो, मोबाइल पे भी बातें करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लगेगी ना बुझा लेंगे, तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास थ्रेट में भी ऐसे है, हमने पूरी कोशिश करनी है कि थ्रेट को शुरू में आइडेंटिफाई कर लें और किल कर लें, लेकिन कई दफा थ्रेट लेट आइडेंटिफाई, पता चलता है कि टाइम गुजर गया, कुछ अरसा अंडर थ्रेट उसने जो है वो ऑडिट परफॉर्म कर लिया है और वहां पे बेशक उसने अपनी माइंड के साथ इंडिपेंडेंटली काम किया बट उसकी अपेयरेंस टेंटेड है ना, तो वो लोग तो नहीं मानेंगे, लोग तो एतराज करेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब, ये तो भाई ने लोन लिया हुआ था। तो वो जो उन पहले दिनों में वो हमारे पास कुछ रिएक्शनरी सेफगार्ड है जो फिर इस सिचुएशन में आपको अप्लाई करने होंगे जो मैंने अब दिया। ठीक है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं कि ऐसे पैसिव और रिएक्शनरी या करेक्टिव टाइप के सेफगार्ड्स किस तरह के हैं जो हम इस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। उसमें एक है जी रिव्यू, आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया। अभी हम देखते हैं वो हमारा सेफगार्ड नंबर है 6 एंड 7। एक हम रिव्यू की तरफ जाएंगे और एक है कम्युनिकेशन टू दो चार्ज विद गवर्नमेंट, इसकी भी हम बात करते हैं नंबर 5। आइए जरा लिस्ट में देखते हैं कि ये क्या है। 6 और 7 को मैं जरा कंबाइन करने लगा हूँ। ये बेसिकली हम यूज करेंगे वो जो रिएक्शनरी का है, लेट्स कॉल पैसिव रिएक्शनरी या करेक्टिव। क्या है जी, तो पहले 10 दिन का मसला है ना, तो पहले 10 दिन के लिए उस मैनेजर का काम, एक इंडिपेंडेंट पार्टनर उसका काम। देखिए हमें डर क्या, हमें डर ये है कि उसने चूंकि क्लाइंट के पैसे देने थे,
तो वो क्लाइंट को ऑडिट कर रहा है, तो एक बंदा जिसने पैसे देने वो क्लाइंट का सही ऑडिट नहीं कर सकता, उससे सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो जरा ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाएगा, क्लाइंट कहेगा अरे ज्यादा तुझे शॉक कर गया, जरा पहले पैसे तो वापस करना, तो वो सॉफ्ट हो सकता है। इसलिए हमें डर है कि उसने कहीं ऑडिट में कॉम्प्रोमाइज ना कर दिया, उसने क्लाइंट को फेवर ना दे दी, कम क्वेश्चन पूछ के या उसकी गलतियां इग्नोर कर। तो हम अपनी फर्म में से किसी बंदे को, और मैनेजर का, और उसमें रूल ये होता है रिव्यू का कि एटलीस्ट उसी लेवल का, जाहिर है एक सीनियर बंदे का काम जूनियर बंदा तो रिव्यू नहीं कर सकता ना, सीनियर बंदे का काम उससे सीनियर रिव्यू करे या कम से कम उसी लेवल का। इसीलिए ऑडिट मैनेजर है तो एक पार्टनर से उसका रिव्यू करा ले या इवन किसी और मैनेजर से रिव्यू कराने, तो इसमें एक सेफगार्ड होगा कि हिज वर्क मे बी रिव्यूड बाय अनदर अप्रोप्रिएट पर्सन। वो जो फर्स्ट 10 days his work must be reviewed by another appropriate staff member, मैंने कहा वो इंडिपेंडेंट पार्टनर उसको रिव्यू कर ले, ताकि अगर उसने कोई गलती की है तो सामने आ जाए। ये तो है इंटरनल रिव्यू, जैसे मतलब फर्म के अंदर होगा। फिर एक दूसरा होता है कि इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल रिव्यू भी कराया जा सकता है। यानी कई दफा थ्रेट अगर बहुत ज्यादा हो ना, तो लोग एतराज कर सकते हैं, ले आपके फर्म के बंदे का मसला था तो आपकी फर्म के ही बंदे ने रिव्यू किया है ना, तो वो भी तो फर्म तो एक ही है ना। तो कई दफा जब थ्रेट बहुत, मैं भी ऐसी सिचुएशन लाऊंगा आपको क्लियरली वहां पर बताऊंगा, अभी नहीं, उस पर लेट द टाइम कम। तो कई सिचुएशन में जब फर्म की रेपुटेशन या फर्म के ऊपर बात आती है, तो फिर हम उस बंदे का काम या अपनी फर्म का काम एक्सटर्नल भी रिव्यू करा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें वो ख्याल रखना पड़ेगा एक्सटर्नल रिव्यू के अंदर कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी रूल का ये ना हो कि हम एक्सटर्नल रिव्यू कराते कराते तो एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करें। जाहिर है उसमें क्लाइंट से परमिशन लेके हम किसी दूसरी सीए फर्म से या आई कैप से कहेंगे हमारे काम को रिव्यू कर लें, देख लें कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की, तो वो हमारे लिए एक बेस्ट डिफेंस बन जाएगा कि हाँ हमने उन पहले 10 दिनों के लिए रिएक्शनरी सेफगार्ड भी लगाना है और अगले 20 दिनों के लिए प्रोएक्टिव सेफगार्ड लगाना है। वो वही है कि डिस्पोज करें इंटरेस्ट या रिप्लेस करें। यानी ऐसी सिचुएशन में फिर नंबर ऑफ सेफगार्ड हमारे बढ़ने शुरू हो गए। एक और मैंने सेफगार्ड का जिक्र किया था, नंबर 5। अच्छा, इस नंबर 5 को मैं कहने लगा हूँ, अच्छा ये जर्नल भी है प्लस इसके साथ मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, ये इंटीमिडेशन है क्या जी सेफगार्ड, डिस्कस या कीप ऑडिट कमेटी कह लें, दो चार्ज विद गवर्नेंस इन्फॉर्म। अच्छा ये सेफगार्ड है क्या, ये ना एक पहले इसको भी ये याद रखें कि ये एक जर्नल सेफगार्ड है। मैंने आपको कहा एग्जाम में आपने कम से कम 2 सेफगार्ड लिखने हैं, कम से कम 2, 3 भी लिख सकते हैं। कई दफा ऐसे होगा आपको एक सेफगार्ड बन रहा है और दूसरा समझ ही नहीं आ रहा, यानी यू आर शॉर्ट ऑफ सेफगार्ड, या आपने 2 लिख दिए हैं, आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ 3 लिखने चाहिए, तो आपने 2 लिखे। तीसरा ये जो 5th नंबर सेफगार्ड है, इसको समझ लें एक फिलर है। फिलर से मुराद है जहां आपको कुछ और समझ ना आए वहां पे आप ये एक सेफगार्ड लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक सेफगार्ड हम हर सिचुएशन में लगाते ही लगाते हैं। देखिए कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि जब भी हमारी फर्म किसी स्टाफ मेंबर का या किसी का भी कुछ थ्रेट आइडेंटिफाई करती है, उस थ्रेट को फिर वो इवेल्युएट करती है और फिर उसके बाद सेफगार्ड लगाती है, तो ये सारी चीज़ें ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कंपनी के इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, जिनको हम दो साथ गवर्नेंस कहते हैं, ऑडिट कमेटी कहते हैं, उनको इन्फॉर्म्ड रखे। यानी आपने जो भी चीजें की हैं वो आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को जरूर बताएं। क्यों? क्योंकि वो जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है ना, जिसको हम कॉमनली लोकल लैंग्वेज में ऑडिट कमेटी कहते हैं, उनकी बेशुमार रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, ऑडिट कमेटी की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी कंपनी के जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं दे शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी। हम एज एन ऑडिटर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये दो साथ गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कंपनी के इंडिपेंडेंट रखें। तो हमें कोई भी इशू नजर आता है ना, हमने दो साथ गवर्नेंस से सारी हम उन्हें बताएंगे, ये जो डिस्कस करेंगे उनसे या कीप देम इन्फो, बस ऐसे ही लिखना, डिस्कस द मैटर विद दो साथ गवर्नेंस, कीप द ऑडिट कमेटी इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन। मसला ये हमने उनको बताना है सर ये थ्रेट निकली, हमने इस थ्रेट के लिए ऐसे वैल्यूएट किया और हमने इसके लिए ये एक्शन लगाया, तो हम उनको इंटीमेट कर देते हैं। इसलिए दे आर ऑल्सो वाइज पीपल,
they have been member of audit committee to number of companies. They have seen such type of situations happening and they may have some better solution for external audit. यानी जब आप उन्हें बताएंगे ना, हो सकता है वो कहें नहीं नहीं सर सेफ गार्ड आप चेंज करें, आप उसको चेंज ही कर दें। यानी हम उसे कहेंगे ना हमने ऑडिट मैनेजर से लोन वापस करवा दिया तो वो ऑडिट कर रहा है, तो हो सकता है 2 साल गवर्नेंस कहे, जब आप उन्हें बताएं वो कहेंगे नहीं सर बेशक वापस कर दिया लेकिन लोन कभी ना कभी तो लिया था। तो बेहतर है कि आप ऑडिट मैनेजर को चेंज ही कर दें, तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो नंबर 5 है ये हर सिचुएशन में प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा हो। लेकिन अगर आपके पास 2 ऑथेंटिक सेफगार्ड, क्योंकि 2 लिखने हैं मिनिमम, 2 ही काफी है मिनिमम, तो अगर 2 ऑथेंटिक सेफगार्ड जिस तरह अभी हमने सिचुएशन की कि उसमें डिस्पोज कर दे फाइनेंशियल या रिप्लेस कर दें, तो तीसरा खामखा लिखने की जरूरत नहीं है। बट तीसरा एक्चुअली हो रहा होता है, हमने ये दोनों काम, दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज करके उससे लोन वापस करवा के या उसको रिप्लेस करके, दोनों सिचुएशन में ऑडिट कमेटी को लाजमी बताना है, क्योंकि ये बताना भी हमारा सेफगार्ड है। देखें ये सेफगार्ड कैसे है, बहुत सारे लोग इसमें पूछते हैं। जब आप उनको कोई चीज बताएंगे, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने उनको बताया कि हमने ये किया, वो चुप रहे, कल को आपके ऊपर इल्जाम लगा कि भाई आपने ऑडिट मैनेजर को चेंज क्यों नहीं किया, उसका लोन था, आप कहेंगे जी हम वो लोन तो वापस हो गया था, तो वो कोई आपसे एतराज करेगा कि वापस हो गया तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो लोन लिया हुआ था ना, इतनी हैवी अमाउंट का था, फेवर तो ली भी थी, आपको ऑडिट मैनेजर चेंज करना चाहिए था। हम क्या डिफेंस लेंगे? हमारा डिफेंस ये बनेगा हमने ये बात ऑडिट कमेटी को बताई थी और उन्होंने कोई एतराज नहीं किया था, लिहाजा आप फिर हमारी कोई जिम्मेदारी, जो अगर एतराज होता वो हमें उसी वक्त बता दो। तो ये भी हमारे लिए सेफ गार्ड, हमारा डिफेंस बन जाता है कि हमने 2 साल से गवर्नेंस को बताया और उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, मतलब दे एग्रीड विद अस। तो ये हमारे लिए एक मजबूत सॉलिड डिफेंस बन जाएगा, कल को फिर हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली हम हर जगह कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एग्जाम में कभी जरूरत लगे आपको तो लिखना है, खाम खा हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, बट प्रैक्टिकली ये हो रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ 2 सेफ गार्ड लिखने, तो थर्ड ये होता है, कभी आपको दूसरा ना मिले तो आप दूसरे सेफ गार्ड के तौर पर इसको लिख दीजिए। हाँ जी, मुझे ये बताएं, अब जो हमने अभी ये डिस्कशन की एक्टिव सेफगार्ड और पैसिव सेफगार्ड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? और किस सिचुएशन में हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि एक्टिव सेफगार्ड बनने चाहिए, हमें कोई सिचुएशन खराब होने से पहले ही उसको करेक्ट करें। लेकिन रिएक्शनरी सेफगार्ड भी हैं, अगर मामला खराब हो गया, लेट पता चला है, कुछ टाइम गुजर गया है, तो वो जो टाइम गुजर गया उस खराबी के साथ, उसको कैसे अनडू करें। देखें आप इसका एक मैं आपको अभी बताता हूँ, आप एक सोल्यूशन ये भी हो सकता था, 10 जनवरी को पता चला ना ये प्रॉब्लम, देखिए मैं आपके साथ सारी सिचुएशन डिस्कस करूँ ताकि बिल्कुल जहन में कोई कंफ्यूजन। 10 जनवरी को पता चला, हम ये कहते हैं नया ऑडिट मैनेजर हम रिक्रूट करेंगे और वो नया ऑडिट मैनेजर दोबारा से स्टार्ट करेगा काम, 10 दिनों वाला काम दोबारा से ऑडिट, यानी वो उसका काम जाया हो गया और वो ऑडिट मैनेजर दोबारा से सारा काम करेगा। इसका क्या नुकसान होगा? हालांकि ये दी बेस्ट है, नए ऑडिट मैनेजर लगाएं और वो राइट फ्रॉम द डे वन दोबारा से अपना सारा काम करें, इसका क्या नुकसान होगा? टाइम और कॉस्ट, टाइम जाया होगा क्लाइंट का और जाहिर है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। तो इन 10 दिनों में रीवर्क करने से ज्यादा बेहतर है, एक काम हुआ हुआ है करेंगे तो दोबारा उतना टाइम लगेगा, किए हुए काम को एक एक्सपीरियंस बंदे से चेक करवा लें, वो जाहिर है वो 1 दिन में रिव्यू कर लेगा, 1.5 दिन में कर लेगा, किए हुए काम को रिव्यू करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो हम 1-2 दिनों में सेम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो हम 10 दिन से दोबारा, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, वरना आइडियली तो रिप्लेस करके दोबारा से उससे सारा काम करें। हाँ जी, ये बात क्लियर है अब हमें, आप मेरे साथ हैं, सही तरह से चल रहे हैं, चीजें पिक हो रही हैं, फॉलो कर रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। आइए अब हम सेल्फ इंटरेस्ट रेट में और कंटिन्यू करते हैं अगली एग्जाम्पल का। अब जिस तरह मैंने एक एफसीसी बेल में 3 पॉइंट्स का इकट्ठा सेट बनाया था कि सबको एक ही एंगल से हम डील कर रहे होते हैं, इस तरह अब मैं 2 पॉइंट्स और इकट्ठे कर रहा हूँ, वो भी आपस में लिंक हैं, वो मैं यहाँ ब्लू इंक में लेकर चलता हूँ। वो एक पॉइंट है ये, इसको मैं मार्क करने लगा हूँ 1/2 और दूसरा पॉइंट है ये, इसको मैं मार्क करने लगा हूँ 2/2। नंबर 1 है अनड्यू डिपेंडेंस ऑन टोटल फीस फ्रॉम ए क्लाइंट,
और दूसरा है कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग ए क्लाइंट। हाँ उमामा, जो जब मामला खराब, जर्नल वाला प्रोएक्टिव हो पैसिव हो दोनों जगह लग सकता है, बट पैसिव में तो और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना, मामला खराब हुआ है तो फिर तो बताना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। वैसे हमने बताना भी हर सिचुएशन में है, चाहे प्रोएक्टिव हो पैसिव, बट पैसिव में और शदीद जरूरत हो जाती है उसकी। इसलिए मैंने उसको पैसिव की कैटेगरी में डाल दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि पैसिव में तो लाजमी लिख दीजिएगा, प्रोएक्टिव में उसको लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि प्रोएक्टिव में भी लिखा जा सकता है क्योंकि वो एक जर्नल से एग्जाम है। होप द आंसर इज क्लियर। चलेंगे अब इन दो पॉइंट्स का हम जिक्र करते हैं। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन टोटल फी फ्रॉम अ क्लाइंट, और नंबर 2 है कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग ए क्लाइंट। अच्छा जी, अब पहले सिचुएशन को समझते हैं। आपके सामने मैं एग्जांपल रखता हूँ। हमारी एक सीए फर्म है, ये सीए, और हमारे सपोज टोटल रेवेन्यू है 100 रुपीज। एग्जाम्पल ले लो, पूरे साल की हमारी फर्म के जो टोटल रेवेन्यूज हैं वो सारे हम ऑडिट करते हैं, वो 100 रुपीज है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि हमारी फर्म का टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज है और टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं 20 क्लाइंट्स, यानी 20 क्लाइंट्स हैं हमारे पास, और उनसे हम पूरे साल में 100 रुपए जनरेट करते हैं। ठीक हो गया जी। अब सिचुएशन ये है कि 100 रुपए में से ये 20 रुपए हैं और ये 80 रुपीज है। 20 रुपए हमारे जो, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। 20 रुपए एक तरफ है, 80 रुपए। ये 20 रुपए हम 19 क्लाइंट से जनरेट करते हैं, और ये 80 रुपीज हम एक क्लाइंट से जनरेट करते हैं। फिर सुनिए, टोटल क्लाइंट 20 है, टोटल हमारा रेवेन्यू 100 है, लेकिन 19 क्लाइंट से हम 20 रुपए जनरेट करते हैं, और एक क्लाइंट की ऑडिट फी ही 80 रुपए है। वो हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है और बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट है, ज़ाहिर 80 रुपए। अब मुझे बताएं, ये बात क्लाइंट को भी शायद पता है, ये बात क्लाइंट को भी पता है, तो अगर ऑडिट में किसी जगह मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई की और हमने मैनेजमेंट से बात की, तो सर ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसको ठीक करें, वरना हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। तो अगर मेरा क्लाइंट मुझे सिर्फ इतनी बात कर ले, आसिम साहब आप देख लेते, क्वालिफाइड रिपोर्ट तो हमें नहीं चाहिए, और हमारी तो शदीद ख्वाहिश थी कि नेक्स्ट ईयर भी आप ही हमारे ऑडिटर होते, हमारी ख्वाहिश है कि नेक्स्ट ईयर भी आप ही हमारा ऑडिट करें। उसका ये कोड वर्ड्स में बात कहना, ज़रा सोचें मेरे दिल पे कितनी बिजलियां गिराएगा। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि अगर नेक्स्ट ईयर उस क्लाइंट ने अपना ऑडिटर चेंज कर लिया तो आई विल बी लूजिंग सब्सटेंशियल ऑफ माई फर्म रेवेन्यू। मेरे फर्म के रेवेन्यू 100 रुपए से एकदम 20 रुपए रह जाएंगे। मेरी तो फर्म के खर्चे ही 35 रुपए हैं, तो मैं तो बाकी रेवेन्यूज के साथ अपनी फर्म के एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर सकता। आपके ख्याल में मैं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गया कि नहीं गया? नहीं नहीं आबिद साहब, मैं देख लेता हूँ, शायद बच्चे को गलती लगी हो, मैं जरा फाइल रिव्यू करता हूँ, स्टॉक वैल्यूएशन में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, मैं देखता हूँ क्या मतलब, आप फिक्र नहीं करें, मैं चेक करता हूँ। ये जो कह रहे हैं ना, ये सेल्फ जाती मफाद, ये है अनड्यू डिपेंडेंस
ऑन टोटल फी फंड, एक क्लाइंट के ऊपर मेरी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई है। इसी से कनेक्टेड अगर ये क्लाइंट लूज, मुझे फियर कितना है, फियर ऑफ लूजिंग। इसको एक और एंगल से देखें, फियर ऑफ लूजिंग। मेरे पास एक लिस्टेड क्लाइंट है, 19 प्राइवेट लिमिटेड है। अब फी की बात नहीं हो रही, एक और एंगल, एक ही लिस्टेड क्लाइंट, वो लिस्टेड क्लाइंट कहता है जी मैं जा रहा हूँ, तो मुझे कितना, मेरी मेरी प्रेस्टीज है, मेरी फर्म की रेपुटेशन, मेरे पास एक ही लिस्टेड क्लाइंट है तो मैं उसको नहीं जाने दूंगा। एक बड़ा ग्रुप है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो यहीं से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आ जाएगी। अब यहाँ पे डर ये है कि मैं इस क्लाइंट को रिटेन करने के लिए, चाहे वो वैल्यू वाइज है, रेपुटेशन वाइज है, मैं अपने काम को कॉम्प्रोमाइज करूंगा। ये थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, जाती मफाद है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें, हम ये कतन नहीं कह रहे कि अगर एक क्लाइंट आपसे कह रहा है, वैल्यूएबल क्लाइंट है, कि गलत काम करो, तुमने गलत काम तो करना ही नहीं ना। अगर वो गलत काम की बेस पे हमसे वो चाहता है मैं गलत काम करूं, फिर भले वो जाता है जाए, हमने गलत रिस्क नहीं कमाना, ना हमें कोड ऑफ एथिक्स अलाउ करना। तो हमने अपनी इंडिपेंडेंट जो माइंड की है वो लूज नहीं करनी। गलत चीज को गलत कहना है, भले कोई क्लाइंट जाता है तो जाए, तो हमने इस प्रेशर में आके कि वो चला जाएगा मेरा रेवेन्यू, हमने गलत काम को नहीं करना, ये याद रखें। पहली बात तो ये, ना कोड हमें ये चाह रहा है, ना कोई और, हमने खुद से ही फैसला करना है गलत चीज को गलत ही करना, नंबर वन। यहाँ मसला इससे बढ़ के है कि मैं अगर ये ऑडिट, फर्ज करें यहाँ कोई मसला नहीं है, 80 रुपए वाला क्लाइंट है, मैं उसके फाइनेंशियल बिल्कुल सही है, मैं ट्रू एंड फेयर भी दे देता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इल्जाम लग सकता है। वो शेयर होल्डर उठ के, हाँ हाँ हमें तो पता था इसकी तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही आना है, 80 रुपए की बात है ना, पैसे किसे बुरे लगते हैं, हमें तो पहले ही पता। हम पे ये इंडिपेंडेंस ऑफ अपेयरेंस का एलिगेशन लगने वाला। वैल्यू एक ही लिस्टेड क्लाइंट है, इसकी तो रिपोर्ट अनमॉडिफाइड आनी थी, बेशक वो मेरिट पे हो, बट लोगों ने तराज करना है। पेरेंट्स याद करें, पेरेंट्स, एक ही क्लाइंट है टेलीकम्युनिकेशन का, तो फेवर तो देनी थी। एक ही क्लाइंट है, 80 रुपए आते हैं, फेवर तो देनी थी। एक ही क्लाइंट है लिस्टेड, फेवर तो देनी थी। तो मसला यहाँ अपेयरेंस का, हमने अब अपनी अपेयरेंस को, हमने काम सही करना है, लेकिन यहाँ मसला अपेयरेंस का, हमने अपनी अपेयरेंस के लिए अब सेफ गार्ड लगाना है। क्योंकि इल्जाम तो लग गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो है, वो मेरे पास वैल्यूएबल क्लाइंट है, अनड्यू डिपेंडेंस है, मुझे डर भी लग रहा है उसको लूजिंग ऑफ क्लाइंट, इल्जाम लगने हैं। अब मुझे इसके लिए सेफ गार्ड लगाने हैं। अब समझ में आई ये सिचुएशन क्या है। अब इन दोनों के लिए मुझे ये जो मैंने 1/2 और 2/2 के लिए बात लिखी है, इसके लिए मुझे दो सेफ गार्ड फॉरी पॉसिबल। एक को मैं लिखने लगा हूँ कि मेंटेन रिकॉर्ड, ये है हमारा सेफ गार्ड नंबर 9। और दूसरा है जी रिव्यू, लेकिन इस दफा रिव्यू एक्सटर्नल होगा तो बात बनेगी। नंबर 7, आइए अब जरा ये सेफ गार्ड पढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा सेफ गार्ड नंबर 9, मेंटेन रिकॉर्ड फॉर प्रॉपर वर्क डन, ये भी हमने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जब आपको प्रूफ करना है कोर्ट में, आई कैप में, कहीं भी शेयर होल्डर जहां आपने काम सही नहीं किया होगा, ये तो वैल्यूएबल क्लाइंट था, 80 रुपए का क्लाइंट था, मैंने सबसे पहले कैसे साबित करना है कि मैंने काम सही किया है। आई नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड, आई नीड टू मेंटेन प्रॉपर फाइल्स, so I can establish कि I have performed this audit with full professional skepticism. I need to maintain, हर सिचुएशन में रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, हर सिचुएशन में डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, बट इस सिचुएशन में स्पेशली हमें मेंटेन करना है रिकॉर्ड फॉर प्रॉपर वर्क डन, ताकि मेरे पर इल्जाम लगे, मैं डिफेंड कर, देखें जनाब मैंने काम बिल्कुल सही किया, ठीक है। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा, लोगों ने कहना है काम, वो तो बात की बात है, वो कहेंगे भाई आपकी तो नजर आ रहा था आपने ऐसा काम करना था। ऐसे लोगों के लिए चुप कराने के लिए नंबर 7, अब इस दफा कौन सा सेफगार्ड लगाना पड़ेगा, रिव्यू भी करवाएं अपने काम को। और रिव्यू इंटरनल से काम नहीं बनेगा, लोग कहेंगे ले अपनी फर्म की, अपने फर्म का रेवेन्यू था तो वो तो कहना ही था सही था। इस दफा हमें उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, इस सिचुएशन में जब फी का मामला हो, इंपॉर्टेंट क्लाइंट हो, वैल्यूएबल क्लाइंट,
एक्सटर्नल रिव्यू कराना पड़ेगा, ताकि हम पे कोई इल्जाम लगे ये देखो जी मेरा काम आई कैब ने भी रिव्यू किया, मेरा काम एक दूसरी सीए फॉर्म ने भी रिव्यू किया और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा प्लीज आप लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना बंद करें, मैंने काम किया भी सही है और ये देखें उसका सबूत भी है, ये सर्टिफिकेट भी आई कैब से मैंने रिव्यू कराया हुआ है अपने काम। अब जब मैं ये 1/2 और 2/2 कहते हैं, इसका मतलब दोनों सिचुएशंस में ये दोनों सेफगार्ड एप्लीकेबल है। जिस तरह पहले मैंने वो 3 सिचुएशन कनेक्ट की थी तो उन तीनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल थी, और रिएक्शनरी सेफगार्ड तो हर जगह पे एप्लीकेबल होंगे। मुझे बताएं ये जो 2 सिचुएशन है, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन टोटल फी फ्रॉम अ क्लाइंट एंड कंसर्न अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ यूज, इनके जो मैंने हर जगह आपको कम से कम 2 पंच सेफगार्ड देने हैं, 5 सेफगार्ड आपको मैंने देने हैं। अच्छा, अब मामा पूछ रहे हैं कि 6 नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता। 6 तो इंटरनल रिव्यू है, फर्म का बंदा ही कर रहा है, उस पर लोग नहीं मानेंगे, इसलिए एक्सटर्नल। और अब्दुल्ला कह रहे हैं 2 साल में गवर्नेंस, वो तो है ही है, वो तो मैं कहूं या ना कहूं, हर जगह जब मैं 2 सेफगार्ड देता हूं हर जगह तीसरा सेफगार्ड वो ही है। तो आपने लिखना है, लिख दें, नहीं लिखे 2 महीने मैंने आपको 2 पंच सेफगार्ड देने, तीसरा तो वो है ही है, फिलर तो है ही है। ठीक है, मैं हर चीज बड़े आपको कैलकुलेटेड वे में बता रहा हूँ, क्या चीज लिखनी है, क्या चीज नहीं लिखनी, क्या चीज कब लिखनी है। सो आई एम लीविंग नो रूम फॉर एनी एरर ऑफ जजमेंट। आपने कोई एरर की मैं गुंजाइश है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली यही अब्दुल्ला मैं ये कह रहा हूँ, अगर दूसरा नहीं याद आ रहा तो ये लिख दें, ये फिलर है, वो होता है ना फिलर, तो आप फिल कर दो। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो गए। अब हम एक सिनेरियो और करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मंडे से मिलेंगे जी। एक इसमें और करते हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद अ क्लाइंट। अब मैं इसकी बात करूं, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद अ क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद ए क्लाइंट। अच्छा, देखिए, हमारा ऑडिट मैनेजर हमें क्लाइंट पे भेजते हैं ऑडिट करने के लिए, वो ऑडिट मैनेजर ना फर्म में वैसे ही तंग आया हुआ है, वो सीनियर, वो ना फर्म छोड़ना चाहता है, और वो सोच रहे हैं मैं यार फर्म छोड़ूं किसी क्लाइंट पे जॉब करने। तो वो जिस क्लाइंट को ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट में मैनेजर अकाउंट्स की पोजीशन खाली हुई है, और वो क्लाइंट हमारे ऑडिट मैनेजर को जॉब ऑफर कर देता है, और यार आना है तो इधर आ जाओ, सैलरी पैकेज भी अच्छा है। तो हमारा मैनेजर जिसको हमने ऑडिट करने के लिए भेजा है, उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि यार उधर मेरी जॉब हो जाए। अब आपको पता है, आपका जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है जहाँ आपकी जॉब होने वाली है, आपने अगर उसको इम्प्रेस करना है, आपने उसको इम्प्रेस करना है, आप बड़ा सख्त किस्म का ऑडिट करेंगे, आप कहेंगे ये गलत काम क्यों किया, ये गलत किया, या आप उसको फेवर देंगे अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए, सर कोई मसला नहीं, ऑडिट में कोई जवाब नहीं है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हाई होगा या लो होगा, ऐसी सी जब आपका एक जाती मफाद आ गया कि मुझे जॉब चाहिए लो, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट है। जो ही हमारी फर्म में पता चले है ये अपने चक्रों में है बंदा, ये तो अपने चक्रों में लग रहा है, क्या करें ऐसी सिचुएशन में जब वो अपने चक्रों में है, सेफगार्ड क्या होना चाहिए। रिमूव कर, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए इसकी एक एग्जांपल भी करते हैं, बाकी बातें फिर उससे करते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं। इसमें मैं आ रहा हूँ जी आपके साथ अब डिस्कस करने, ये नंबर 5 सिचुएशन, इसको मैं मार्क करने लगा हूँ 2/9, और ये भी है सेल्फ इंटरेस्ट। सिचुएशन ये है, मिस्टर असलम FCA इज ऑडिटर ऑफ चेरी लिमिटेड।
his spouse has applied for a job as manager accounts in Cherry Limited. आपको याद है सेल्फ इंटरेस्ट के रूल बंदे पे भी अप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्पाउस के ऊपर भी, डिपेंडेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट, चिल्ड्रन, सिबलिंग के ऊपर। तो उसकी वाइफ ने चेरी लिमिटेड के अंदर मैनेजर अकाउंट्स की जॉब अप्लाई करने की कोशिश की है। अगर मिस्टर असलम जो है पार्टनर हैं, इनकी वाइफ एज ए स्पाउस जो है डायरेक्टर अप्लाई करती तो कोड ऑफ एथिक्स नहीं, फिर वो मसला कंपनीज एक्ट का होता। अब वो डायरेक्टर के तौर पे नहीं, याद करना सिनेरियो के सीएफओ के लिए अप्लाई कर रही है या मैनेजर अकाउंट्स के लिए कर रही है, तो ये एथिक्स का इशू होगा। यहाँ पे वो एज मैनेजर अकाउंट, सेल्फ इंटरेस्ट क्या करें? आइडेंटिफाई द थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट है। क्यों थ्रेट है? क्योंकि उसकी वाइफ ने, स्पाउस ने मैनेजर अकाउंट्स के लिए जॉब अप्लाई कर दी है चेरी लिमिटेड में। सेफगार्ड क्या होने चाहिए सिचुएशन? अब आप अब बताएं क्या सेफगार्ड होना चाहिए? कर दिया नोटिफाई, आगे चले ना। अब नोटिफाई करने से क्या होगा? ये तो कोई सेफ गार्ड नहीं। एक्शन बताएं क्या करना है, फर्म ने क्या करना है? फर्म ने क्या करना है वो है सेफ गार्ड। जिस तरह फर्म मैनेजर कह रही थी वापस करो या रिप्लेस करें, यहाँ फर्म क्या करेगी? सेफ गार्ड बताएं। चले आए, इन्फॉर्म द ऑडिटर टू आस्क हिज स्पाउस, वेरी गुड, टू नॉट। लेकिन अगर वो जॉब कर लेती है तो फिर नहीं, रिव्यू तो आप तो आग लगा के बुझाने की, मैं तो कह रहा हूँ वो शुरू में उसने बता दी है, उसने अप्लाई कर दी है, तो रिव्यू क्यों करे? रिव्यू तो तब होता अगर पता बाद में चलता। यही तो वो सीक्वेंस खराब हो जाता। रिव्यू हर जगह नहीं घुसेड़ना। रिव्यू तो आप ऐसे ही कह रहे हैं आग लगने दे, लगेगी तो बुझा लेंगे, यही आप कह रहे हैं। करने दे काम, बाद में रिव्यू करा लेंगे। तो अगर हमें शुरू में पता चल जाए तो हमें तो ये सिचुएशन में, अभी तो उसने अप्लाई किया है, अभी रिव्यू की बात नहीं है ना। आइए देखते हैं नंबर 5 सिचुएशन। 3 मार्क्स हैं, आइए इसको देखते हैं 3 मार्क्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं। ऑडिट प्लान की भी कोई कोई चक्कर नहीं है, ऑडिट प्लान की कोई बात ही नहीं हो रही। सेल्फ इंटरेस्ट रेट, अभी हम फेमिलियरिटी को छोड़ते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट रेट अराइजेस इन दिस सिचुएशन बिकॉज स्पाउस ऑफ मिस्टर असलम हैज अप्लाइड फॉर जॉब एज मैनेजर अकाउंट। 2 नंबर मिल जाएंगे जी इससे, 1+1 2 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल गए। सेल्फ इंटरेस्ट रेट 1 मार्क, बिकॉज एक्सप्लेन कर दिया 1 मार्क, नो प्रॉब्लम। अब सेफगार्ड क्या होने चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए 2 नंबर लेंगे। मिस्टर असलम शुड डिस्कस द मैटर विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, एंड इफ थ्रेट इज नॉट मिटिगेटेड ही शुड विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। रिप्लेस कर दें। ये आइडियली, एक सिचुएशन ये थी। अच्छा अब यहाँ पे देखें मसला क्या था, इसमें कंक्लूड करते हैं वो। अब जरा अब हमें समझ में आएगी। उसने अप्लाई कर दिया हुआ है, तीर कमान में से निकल गया, सीवी चला गया। अगर यहाँ पे सिचुएशन, अब जरा गौर कीजिएगा, फाइनल वर्ड हमारे आंसर में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ये होता मिस्टर असलम हिज स्पाउस इज कंसिडरिंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब एज मैनेजर, इज कंसिडरिंग, अभी वो तीर कमान से नहीं, वो सोच रही है, तो बेस्ट सेफगार्ड क्या होता? मिस्टर असलम should ask his spouse not to apply for the job till completion of audit. पहला सेफगार्ड। मेक सेंस? मुझे यस करते हैं। अगर अभी वो कंसिडर कर रही है अप्लाई करना, तो पहला सेफगार्ड होता कि ही शुड आस्क हिज स्पाउस नॉट टू अप्लाई, लेकिन ही हैज अप्लाइड, शी हैज, तीर कमान से निकल गया, अब वो अप्लाई हो चुका हुआ। अब 2 ही बातें हो सकती हैं। नंबर 1 वो हो गया, उसने अप्लाई कर दिया है, अब मिस्टर असलम को विड्रॉ ही करना पड़ेगा।
और ये भी नहीं करना वो अप्लाई करे, ऑडिट करने दे और आप कह रहे हैं रिव्यू करें। क्यों रिव्यू करें भाई? हम जानते पूछते उसकी वाइफ ने अप्लाई किया, उसका थ्रेड क्रिएट हो गया, हम क्यों जानते पूछते हुए उसको उस ऑडिट पे करने दें? नहीं, ही शुड बी विथड्रॉन इमीडिएटली, उसको रिप्लेस करना। अब ये एक यहाँ डिस्पोज की तो बात ही नहीं थी। डिस्पोज ये हो सकता है स्पाउस छोड़ दे तुमने अप्लाई किया, मैंने तो ऑडिट करना है, गुड बाय। बिल गेट्स ने जो किया वो भी तो एक सेफगार्ड हो सकता है ना। लेकिन ऐसे सेफगार्ड यहाँ पे नहीं लिखना जो सोशल नॉर्म्स को डिस्टर्ब करते हो। इस किस्म के आपने सेफगार्ड यहाँ पे नहीं लिखने कि वो डिस्पोज कर दे अपनी स्पाउस को, ठीक है? ये सेफगार्ड नहीं होगा। तो अब सिर्फ यही सेफगार्ड रह गया है कि वो चूंकि अप्लाई कर चुकी भी है, अब उसको इस ऑडिट पे नहीं रहना, तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये तो एक सेफगार्ड है। अब दूसरा सेफगार्ड क्या लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा, वो है ही नहीं। कौन सा सेफगार्ड? जो मैंने आपको नंबर 5 बताया है, पिलर में। तो फिर अब आप यहाँ पे डिस्कस द मैटर विद दोस्त गवर्नेंस करके दूसरा सेफगार्ड आप लिखिए। हाँ जी, बात समझ में आई? गुड। तो हमने अभी भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की सारी सिचुएशन नहीं, एक्चुअली यहाँ डिस्कस करने का मतलब ये है कि वो बेसिकली ना थ्रेड की सिग्निफिकेंस। अब वो चूंकि खुद एक हाई पोजीशन में है, तो यहाँ डिस्कस करने का मतलब ही यही था कि वो उनसे पूछे थ्रेड की कि जी अगर थ्रेड सिग्निफिकेंट ना हो तो मैं ऐसे ही चल लूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं बाद में अपना काम रिव्यू। बट वो चूंकि एक सीनियर पोजीशन पे उस ऑडिट टीम में, तो थ्रेट वुड ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। तो इसका बेसिकली मेरा पॉइंट ये था, इसको पहले लिखें और ये डिस्कस वाले को बाद में लिखें, फिर सीक्वेंस सही हो जाए। यानी पहले उसको विड्रॉ ही कर लेना चाहिए था, एंड दिस मैटर शुड बी डिस्कस, तो उसकी सीक्वेंस को आप चेंज करें, वो ज्यादा बेहतर है। वो एक अलहदा बात है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन हमारा सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, तो इसको रिवर्स कर। तो बस कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी सेल्फ इंटरेस्ट में भी हमारी सिचुएशन अब कौन कौन सी रह गई हैं? सिर्फ एक ही रह गई मेरा ख्याल नेक्स्ट पेज के ऊपर, कंटीजेंसी। 1-2 मिनट दूंगा, जरा इसको भी क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट, ये आखिरी रह गया सेल्फ इंटरेस्ट वाला। अच्छा, मुझे किसी ने सवाल किया कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था वो इस एग्ज़ाम सप्लीमेंट से था, और लास्ट टाइम की जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी मेरी, और इस दफ़ा जो मैं पढ़ाने लगा हूँ उसमें सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाते हुए, अटेम्प्ट को सामने रखते हुए, कुछ टॉपिक्स की प्रायोरिटी ज़ाहिर है इस दफ़ा के लिए और हो जाएंगी जो, बट बाय एंड लार्ज आई वुड से कि कोई सिलेबस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, टीचिंग मेथोडोलॉजी में कुछ चीज़ों में, क्योंकि हमारा भी एक लर्निंग का वो होता है, हम भी एग्जामिनर को और करंट अटेम्प्ट को सामने रख के कुछ चीज़ों को ज़रा ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं, तो कोई 80-20 का बस फ़र्क पड़ता है, बट अदरवाइज नहीं होगा। बस वो मुझसे किसी ने डायरेक्ट मैसेज पूछा तो मैंने कहा मैं बता दूं, नो चेंज इन सिलेबस। लास्ट टाइम भी मैंने चैप्टर 2 और 13 जो है एथिक्स वाला वो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स से ही पढ़ाया था। कोई मुझसे पूछ रहा है जो मैं नोट शेयर करता हूँ वो सेम होंगे, अगेन वही, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। जाहिर है तो मुझे इस अटेम्प्ट के लिए एक टॉपिक का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा प्रैक्टिस करना, कुछ ऐड कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो वो देर 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 विल ऑलवेज बी सम चेंजेस। और मैं इस तरह कहूँ कि मैं कभी भी ये नहीं करता कि बिल्कुल स्टैंडर्ड एक ही तरीके से, जो आज से मैं 2 साल पहले पढ़ा रहा था। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं, उसमें नई नई चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैं हर क्लास आने से पहले लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, तो उसमें 80% चीज़ें, पर जो मुझे चीज़ें चेंजेस लगती हैं मैं ज़रूर चेंजेस करता हूँ, मेथोडोलॉजी में चेंजेस करता हूँ। मुझे बताया गया है कि क्लास जो होगी 55T में होगी। एक तो 41 है मेन वाला, बैक पे जो है 55T।
55 की। अच्छा आखिरी मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज जरा कंटिजेंट फी वाले को। हाँ ओवरऑल चेंज कोई भी नहीं है। ओवरऑल मुझे को पूछ रहे ओवरऑल चेंज सिलेबस में या ओवरऑल मेथोडोलॉजी में मैं क्योंकि ड्रास्टिकली मैं चेंज करूँ कोई चेंज नहीं है। 80-20 का वो इतना मार्जिन होता है हर टीचर चेंजेस कर रहा होता है अपने एंड पे। अच्छा जी आखिरी पॉइंट सेल्फ इंटरेस्ट में कंटिजेंट फीस रिलेटिंग टू, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट है। पहले मैं बता दूं कंटिजेंट फी है क्या। कंटिजेंट फी का मतलब ये है कि फी का मिलने या ना मिलने का जो डिपेंडेंसी है वो एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे चली जाए विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ। मसलन कंटिजेंट फी का मतलब है कि जब एजीएम में हमारी ऑडिट की अपॉइंटमेंट हो रही हो तो शेयर होल्डर्स हमें कहें कि जनाब ऑडिट फी हम आपको पता कैसे देंगे, आप ऑडिट करें, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। वो जो ऑडिटेड अकाउंट्स में हाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ कि जी आपके जो ऑडिटेड अकाउंट्स में ऑडिट करने के बाद जितना प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 5% हम आपको ऑडिट फी देंगे। यानी हमारे जो फी है वो ऑडिट फी जो है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट होगी, कंटीजेंसी बेस होगी। अब वो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमारी फी ज्यादा बनेगी, प्रॉफिट कम होगा फी कम बनेगी, लॉस हो गया तो क्या होगा नोबडी नो। आपके ख्याल में ये अरेंजमेंट सही है? हमारी फीस टाइम के हिसाब से चार्ज होनी चाहिए या कंटीजेंसी बेस होनी चाहिए? टाइम, चाहे प्रॉफिट आए लॉस, हमारी तो सर्विस की एक कॉस्ट है, हमारे चार्ज आउट रेट्स हैं, टाइम शीट बनती है, टाइम पार्टनर का इतना टाइम लगा, पार्टनर का ये रेट है, ये फीस हम लेंगे, मैनेजर का इतना, उसका तुम फी टाइम। और वो कोई कंटीजेंट भी आपका प्रॉफिट है लॉस है हमारे से कोई कंसर्न नहीं। इसका सेफगार्ड याद रख लीजिए, इसका सेफगार्ड सिंपल ये है कंटीजेंट फी का, दिस अरेंजमेंट इज नॉट, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट अलाउड। यानी अगर इसका सेफगार्ड आपको लिखना हो आप लिखेंगे दिस अरेंजमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इज नॉट अलाउड। ये तो एक ही है। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा क्या लिखेंगे? फिलर लगाना है, वो फिलर वो दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट अलाउड है। ऐसी सिचुएशन अगर क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है तो फिर वो ये है विदड्रॉ फ्रॉम दी एंगेजमेंट। ये भी एक समझ लें एक जर्नल ही है जहां पे आप कोई चीज समझ, कोई सेफगार्ड लग ही नहीं सकता। यानी सेफगार्ड का मतलब होता है कि हम ये कर भी लें और ये भी हो जाए, जब कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे पास। इसलिए मैंने 17 पे रखा है क्योंकि हमने हर जगह ये नहीं लिखना विदड्रॉ, विदड्रॉ करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो एक्सट्रीम सिचुएशन में जब कोई ऑप्शन ही ना रहे, जिस तरह यहाँ थी कंटीजेंसी अलाउ ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे विदड्रॉ कर देंगे। ये भी जर्नल प्लस इंटीमिडेशन के लिए, ये जो मैं पहले भी मैंने जर्नल प्लस इंटीमिडेशन को बाद में बात करेंगे। तो विड्रॉ कर दें और 2 साल के गवर्नेंस को बता दें एग्जैक्टली, तो ये लगा दें। अच्छा जी, तो आज हमने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कंप्लीट कर लिया सारी 7 एग्जांपल्स के साथ, एफसीसी बेल के साथ, और हमने लिखना भी सीख लिया, लिखना भी सीख लिया। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड जी। नहीं अब्दुल्ला नहीं, एक और फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है, वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा। मार्क्स 3-4 हैं, एक ही मसला होगा। अब हमारी जो क्लास होगी वो मंडे को होगी। आज कोई क्लास नहीं है, कल संडे को भी कोई क्लास नहीं है। मंडे को इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होगी 55 की, कैंपस में आपसे मुलाकात होगी 5:45 PM के ऊपर। आपने अपने एग्जाम सप्लीमेंट ये नोट जो मैंने शेयर किए आपके पास होने चाहिए, आइदर इन सॉफ्ट फॉर्म या हार्ड फॉर्म। और अब हम क्लास में इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट रेट हमारा क्लियर है। अब हमने सेल्फ रिव्यू, फिर उसके बाद एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, ये कवर करना है उसके अंदर। अभी हमारी 2 दिन एटलीस्ट ये क्लासेस और चलेंगी एथिक्स के ऊपर, इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2। टेस्ट जरूर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं दिया। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ जी। मी साइनिंग ऑफ आसिम, और मंडे को फिजिकल आपसे मुलाकात हो रही है मेरी इंशाल्लाह ताला जी। अल्लाह हाफिज़।